हेलो हेलो हेलो। हम जिस तरीके से अपने अपने भावनाओं को, अपनी जो सोच को एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सप्रेशन को भी हम आहिस्ते-आहिस्ते दबाया जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के ही, लेकिन इस पे चर्चा कहीं नहीं है। ये जो मुद्दे, जो सही मुद्दे हैं हिंदुस्तान के, उन मुद्दों को दबाया जा रहा है, और उस दबाने जो ये हमला हो रहा है, इसके बारे में जो मीडिया है, वहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। मीडिया में सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं कोविड-19 के बारे में बोला जा रहा है, सुशांत सिंह का सुसाइड क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन इन्वॉल्व थे, इन सारी चीजों पे ज्यादा बहस हो रही है। जबकि बहस का मुद्दा है हमारे देश का जो इकोनॉमी है, जो आहिस्ते-आहिस्ते पूरा नीचे जा रहा है और खत्म, माइनस में जा रहा है हमारा इकोनॉमी। जो अभी तक कभी भी नहीं हुआ था, वो आज हमारे देश की दशा है। हमारा जो सिटीजन्स का राइट्स है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, वो आहिस्ते-आहिस्ते खत्म हो रहा है। हम फिर भी चुप हैं। हमारा जो मेन मीडिया है, वो अभी भी शांत है इस मुद्दे पे, उसका कोई चर्चा नहीं है। स्कूल बंद हो रहे हैं, सारी चीजें प्राइवेट हो रही हैं। ये सारी चीजों को छोड़कर बाकी चीजों पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारा कोई आवाज नहीं है, हमारा कोई सोच नहीं है। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी चुप हैं, अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई हमला हो, तब जाकर वो कुछ बोलेंगे। उनकी फैमिली में कोई मेंबर्स के पर कुछ हमला हो, तब वो बोलेंगे, तब वो आवाज उठाएंगे। अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग और कितना इंतजार करेंगे? हम लोग और कितना और कुछ खोने के लिए तैयार बैठे हैं? तो इन सारी चीजों पे हम लोग आवाज को अब जो अपनी दबाए बैठे हैं, इन आवाज को उभारने के लिए इंडियन फेडरेशन की एक छोटी सी कोशिश है, जहां पर वो हिंदुस्तान के विभिन्न तरीके के जो ये इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, जो हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन वो आवाज वो बाहर नहीं निकल कर आ पा रही है। उन आवाज को एक एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है, जहां पर ये सारी चीजों पे चर्चा होगी, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और अपनी राय बनाएंगे कि हमारा क्या ओपिनियन है इस पर। इन सारी चीजों पे चर्चा होने के बाद ये ओपिनियन तैयार होगा, और फिर हम अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे, जहां पर इसको लेकर कुछ एक्शन हो सकता है। तो इसके लिए ही हमारा जो रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे देश में लागू किया जा रहा है, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है, इससे हमारा हमारा नुकसान क्या है, हमारा फायदा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हर राज्य का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके हिसाब से ये एनईपी क्या सेट होता है, क्या क्या फायदे हैं इसके, अगर राज्य में ये आएगा, क्या क्या और नुकसान हो सकता है एजुकेशन पर। तो इसके बारे में हर राज्य के साथ हम लोग वेबिनार कर रहे हैं। जैसे कि आज मध्य प्रदेश में है, इससे पहले हमारा उत्तराखंड में हो चुका है, तमिलनाडु के युवाओं के साथ बातचीत और वेबिनार हो चुकी है। तो आज हो रहा है, और आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। और इंडियन फेडरेशन में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी राज्य के साथी हमारे हैं, उनके साथ अलग अलग वेबिनार होगा स्टेट वाइज, और फिर एक नेशनल वेबिनार हम लोग करने वाले हैं,
जो आरटी फोरम की मदद से हम ये करेंगे, और जिसमें हम सभी साथियों का जो भी राय, जो भी सुझाव और जो भी बातें आएंगी वो एक जगह होकर फिर उस दिन हम लोग अपनी बातों को सबके सामने रखेंगे नेशनल लेवल पे। तो यही मेरी बातें थी, मैंने रख दी। अगर आपको इसमें कोई सवाल कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद फरीदा। और जैसा कि फरीदा ने आपको बताया कि इंडियन यूथ फेडरेशन जो है वो बेसिकली युवाओं की आवाज को देश और विदेशों तक भी पहुंचाने की एक तैयारी के साथ सामने आए हैं। और ये बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीज जो फरीदा ने बोली। और एक बात जो उसने कही मुझे याद आ रही थी, दो पंक्तियां जो अक्सर हम उपयोग करते थे बातचीत में अपने काम के दौरान, कि अगर तुम्हारे घर के एक कोने में, एक कमरे में आग लगी हो और तुम दूसरे कमरे में चुप बैठ सकते हो तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। अगर तुम्हारे मोहल्ले के एक घर में आग लगी हो और तुम अपने घर में चुप बैठ सकते हो तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। पर मैं ये जानती हूँ जो लोग आज यहाँ पर जुड़े हैं उन्हें फर्क पड़ता है, अगर उनके मोहल्ले के किसी घर में आग लगी है, अगर उनके घर के एक कमरे में आग लगी है। तो आज बिल्कुल वही स्थिति कि हमारे देश में अलग अलग तरह के मुद्दे फैल रहे हैं जो एक आग की तरह हैं, जो समस्याएं हैं, और उसमें जरूरी है कि हम अपनी भागीदारी, अपना योगदान करें। और इसीलिए ये इंडियन यूथ फेडरेशन बनाया गया है। मध्य प्रदेश में जो है अभी फिलहाल शुभम और आयुषी हैं जो इस फेडरेशन के साथ में कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं और इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबका मैं वापस फिर से स्वागत करती हूँ। और अपनी बात शुरू करने से पहले ये शुभम है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो अभी मध्य प्रदेश में इस पूरे इंडियन यूथ फेडरेशन के साथ जुड़ के इस मुद्दे को, इस अभियान को आगे ले जाने में सक्रिय भूमिका में है, एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे इससे जुड़े हुए हैं। और आज जो हम शिक्षा और शिक्षा नीति पे बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी साथी बाद में जुड़े हैं आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम, आप किस जिले से हैं और जहां पर भी हैं आप वहां पर किस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, तो आप अपने उस संस्था का नाम और फिर अपना फोन नंबर लिख दें, ताकि आगे भविष्य में भी हम लोग बहुत सारी बातें, बहुत सारी एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ करने वाले, तो आपका संपर्क नंबर भी हमारे साथ होने से हमें मदद मिलेगी आपको अपने साथ जोड़ पाने में। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगी। आज हम लोग जुड़े हैं आर्ची। मैं अपनी बात शुरू करूंगी तो आप मुझे होस्ट बनाएंगे या मैं सीधे शेयर कर सकती हूँ? मैम आपको होस्ट। ओके, थैंक यू आर्ची, थैंक यू। सो मैं पहले आप लोगों से कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ। आप में से कोई ऐसा है जिसका चैट नहीं काम करता या जिसको चैट यूज करना नहीं आता, तो अभी प्लीज अपना माइक ऑन करके मुझे पूछिए तो मुझे समझ आए कि आप में से कोई ऐसा साथी है जिसे मदद की जरूरत है। ओके, तो मैं मान लूं कि सभी को आता है चैट यूज करना, ठीक है? क्योंकि मैं अभी कुछ लगातार सवाल पूछूंगी और मैं चाहूंगी कि आप चैट का यूज करें और चैट में अपने जवाब लिखें। बहुत एक एक शब्द पूछूंगी मैं, लाइन नहीं पूछने वाली हूँ, पर वो मुझे मदद करेगी बात को आगे ले जाने में, तो इसीलिए मैंने पूछा था। ओके, तो मैंने जैसा कहा कि ये इंडियन यूथ फेडरेशन के साथ जुड़कर हम युवाओं के साथ मुद्दों की समझ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके तहत आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा नीति पे। पर पहले आपसे मैं जानना चाहती हूँ, हर एक साथी से मेरा रिक्वेस्ट है कि शिक्षा शब्द सुनते ही वो एक शब्द आपके दिमाग में क्या आता है प्लीज चैट में लिखिए। शिक्षा क्या है, एक शब्द में लिखिए। अन्वेषा, शिक्षा क्या है आपके लिए? जो भी एक शब्द आपके दिमाग में सबसे पहले आता है शिक्षा बोलते ही, एजुकेशन बोलते ही। बढ़िया। शिक्षा जीवन व भविष्य का आधार है, गुड। नॉलेज, ज्ञान, वेरी गुड। सभी को लिखना है आपके लिए जो भी मायने रखता है शिक्षा।
और जहां पर आदिल आप लोग 3-4 लोग हैं तो सबकी राय का जो भी आ रहा है वो सबके विचार होने चाहिए। सब अपने अपने शब्द लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जीवन जीने की कला, वेरी गुड। ज्ञान का भंडार है विवेक। शिक्षा वह है जिससे सफलता प्राप्त होती है। शिक्षा लोगों का मॉरल आधार है, नैतिक आधार है। ओके गुड। एक शब्द में कोशिश करें, शिक्षा बोलते ही एक कौन सा शब्द आपके दिमाग में आता है? जानकारी प्राप्त करना, गुड। लर्न, सीखना, वेरी गुड। मानसिक विकास, गुड। अभी भी कुछ साथियों के जवाब नहीं आए हैं, मैं देख रही हूं सबके। किसी साथी को अगर चैट में दिक्कत हो रही तो आप माइक ऑन करके बोल भी सकते हैं, अगर लग रहा है कि आप चैट में नहीं डाल पा रहे हैं। लक्ष्य है सफलता, सक्सेस, वेरी गुड। सालकराम आप हाँ बताइए। आपके लिए शिक्षा शिक्षा ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का भंडार, थैंक यू सालकराम। माइक बंद कर दीजिएगा। ज्ञान, ओके गुड। सोर्स ऑफ नॉलेज, ओके। शिक्षा जीवन का आधार है। जीवन का आधार है, किरण, ओके गुड। शिक्षा जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य है, बुद्धि का विकास, ओके गुड। आरजी जी, वो कुछ लोग एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, आप थोड़ा एडमिट कर लेते हैं। ओके मुझे करना पड़ेगा, अब मुझे होस्ट बनाए हैं तो मैं कर दे रही हूँ शुभम। कुछ लोग हट गए, ओके लगता है कि हो ही नहीं रहे, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे। नहीं, कर दिया मैंने, कर दिया। अभी मुझे जैसे जैसे आता जाएगा मैं कर दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ओके। अभी जो आधुनिक सभ्यता है उसका मुख्य चाबी है या बिंदु है, ओके महत्वपूर्ण, गुड। सो मुझे अच्छा लग रहा है, फ्यूचर भविष्य है शिक्षा, ओके। वैज्ञानिक हर जानकारी की शिक्षा, ओके वर्षा आप कह रहे हो ये मिलना चाहिए है ना, वैज्ञानिक हर जानकारी की शिक्षा, ओके गुड। तो अभी मैं इसके साथ बढ़ती हूँ, पर साथ ही लिखते रहिए क्योंकि मैं हर एक चीज को पढ़ रही हूँ आप जब लिख रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि शिक्षा क्या है, आप लोगों ने बहुत जरूरी बहुत महत्वपूर्ण बातें शेयर की। ज्यादातर बहुत सारे लोगों ने कहा ज्ञान, जानकारी, नॉलेज, यानी कि वो चाहे वैज्ञानिक जानकारी की बात की, कुछ साथी ने मॉरल नैतिक जानकारी की बात की या नैतिक आधार की बात की, कुछ ने कहा कि ये जीवन का लक्ष्य है, किसी ने कहा कि बुद्धि का विकास है, मानसिक विकास है, जीवन के विकास के लिए जरूरी है, किसी ने कहा सीखना या सीखना और सिखाना शिक्षा है, किसी ने ये भी कहा कि ये बहुत ही जो आधुनिक सभ्यता है उसके लिए एक तरह से ये महत्वपूर्ण की है, बिंदु है या चाबी है। किसी ने ये भी बोला कि हमें हमारे पूरे इस जीवन को चलाने के लिए एक लक्ष्य की तरह है ना, ज्ञान का भंडार है शिक्षा। इसका मतलब है कि आप जितने लोग जो बिंदु लिख रहे हैं उससे एक चीज तो समझ आ रहा है कि पहला जो शब्द आप जोड़ पा रहे हैं वो है जानकारी। आप ज्ञान का भंडार, जानकारी का खजाना अगर कह रहे हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज, तो हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से बहुत सारी अलग अलग राय है हमारी, पर मूल बिंदु उसका वो है कि हम नई नई जानकारियों से जुड़ते हैं। तो बिल्कुल सही है आप सबकी बात। और अगर आप इसकी गहराई में जाते हैं, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का मतलब ही है बहुत सरल है, सीखना, सिखाना, जानकारी प्राप्त करना, जुड़ाव बनाना, समझना, करना, करके दिखाना। इतने सरल सरल शब्द हैं इससे जुड़े हुए और सब कुछ शिक्षा है।
पर कई बार शायद हम लोग रुक जाते हैं, हम अटक जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ है स्कूल में पढ़ना, या कई बार हम जब ये कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ है किताबी ज्ञान, तो दरअसल हम बात कर रहे होते हैं साक्षरता की, जो हम स्कूल कॉलेज के साथ जुड़कर उसको अपने साथ, उस जानकारी को अपने साथ जोड़ते हैं। पर जब हम शिक्षा कहते हैं उसका एक व्यापक अर्थ है, शिक्षा का मतलब बहुत व्यापक है और व्यापक तौर पे हम लोग शिक्षा के साथ जुड़ पाते हैं। तो आज इसी सवाल के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी। इसका मतलब है आप देख पा रहे हैं उस नजरिए से। अब मेरा दूसरा सवाल है कि आपने कहा सीखना सिखाना, ज्ञान का भंडार, वैज्ञानिक जानकारी, या हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारा विकास होता है शिक्षा से, मॉरल आधार है। तो मुझे एक और बात बताइए फटाफट चैट में कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये जो अभी शिक्षा प्रणाली है, जो भी स्कूल कॉलेज या जहां भी आप शिक्षा के लिए जिस भी समूह से जुड़े हैं, वहां से एक ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है मिलना चाहिए तो आपको संतुष्टि होगी? वो कौन सी एक चीज है जो किसी भी जगह जिससे आप जुड़े हैं शिक्षा पाने के लिए वहां से मिलना चाहिए? अनुभव। अनुभव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया किरण, बहुत सुंदर। जैसे किरण ने कहा अनुभव, एक वो कह रहे हैं अनुभव मिलना चाहिए। गुड। अधिकार। ओके, वेरी गुड। अधिकार। हाँ सालक राम। अनुशासन मैडम एक। अनुशासन। ओके, थैंक यू। जानकारी मैम। जानकारी। ओके, गुड। तो आप चैट पे लिखते जाइए। बहुत बढ़िया बात आई। सबसे पहले जो किरण ने कहा, बहुत ही प्यारी बात उसने कही कि अनुभव ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे मैंने कहा था कि शिक्षा मतलब सीखना सिखाना, करके देखना। अनुभव कैसे आएगा? जब हम करके देखेंगे ना। संस्कार। ओके, संस्कार भी मिलना चाहिए। ओके, लिविंग ऑफ आर्ट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एजुकेशन। ओके, तो जीने की कला जो हमें शिक्षा से मिलती है। गुड अमर। नॉलेज आपको चाहिए कि अगर आप किसी से भी जुड़े हैं, आप सोचते हैं वहां से शिक्षा मिलनी चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए। ओके, एक दूसरे से कुछ नया सीखना। वेरी गुड। जब हम बच्चों के अधिकार की बात करते हैं तो उसका एक मूल बिंदु है जो कहता है सहभागिता, और सहभागिता का अर्थ ही ये है कि हम एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से सुख दुख सीख सब कुछ बांटे, है ना। और वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सहभागिता, एक दूसरे से सीखना। बहुत सुंदर। फिर आपने ये भी कहा कि समान शिक्षा होनी चाहिए, तो ये भी कौशल एक बहुत बढ़िया रिंकू ने एक बात कही है। रिंकू जो भोपाल से है, निपसित से, बहुत जरूरी बात कही रिंकू आपने कि हमें कौशल, क्योंकि जैसे अभी एक साथी ने कहा कि जीने की कला, तो जीने की कला तो हमें आएगा कैसे? वो अलग अलग तरह के कौशल है जीने के लिए, और वो हमें शिक्षा से मिलना चाहिए या मिलता है, हम बोल सकते हैं। फिर लाइफ स्किल, बिल्कुल वही बात है। लाइफ स्किल, जीवन चलाने का जो कौशल है, वो हमें शिक्षा से चाहिए होता है, और वही कुछ हद तक मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हम उसकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। सभी के लिए एक समान शिक्षा। ओके, गुड। हम एक समान दुनिया की कल्पना कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि जो एक बड़वानी के बिल्कुल पिछड़े वाले, जहाँ कोई गाड़ी नहीं पहुंचती, बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंचते, उस गांव में एक बच्चा है, उसको वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में बैठे बच्चे को मिल रहा हो। तो बिल्कुल जरूरी चीज है जो हम बात कर रहे हैं। मोर ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज देन ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। बहुत महत्वपूर्ण मनीषा आपने बात कही कि प्रैक्टिकल नॉलेज, जो पहले सबसे पहले किरण ने क्या कहा था, अनुभव। तो अनुभव कैसे आएगा? जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम कुछ खुद करके देखेंगे। सिर्फ हमने किताबों में पढ़ लिया तो उससे सच में तो हम सीख नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो हम इस थ्योरी से, यानी सिद्धांत से ज्यादा, साथ साथ में, ज्यादा और कम भी नहीं बोलना चाहिए, साथ साथ में हम कह रहे हैं प्रैक्टिकल, हम अभ्यास का भी ज्ञान उसके साथ हमें मिले। बिल्कुल जरूरी चीज है। बहुत सुंदर। तो मैं थोड़ा अभी आगे बढ़ूंगी, पर आप और लिखिए अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि कुछ भी है। तो विकास, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, तो ये जो आप लोगों ने बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, अनुभव, प्रैक्टिकल।
हमें समझ, है ना, समान शिक्षा, है ना, शिक्षा से स्किल यानी कौशल की बात हम कर रहे हैं। जीवन चलाने के लिए कौशल और स्किल, शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है हमारा, है ना, जो कानून के तौर पे हमारे अधिकार के तौर पे हमारे पास मौजूद है। तो ये बिल्कुल हमें ये सब चीज मिलनी चाहिए। अब मेरा लास्ट सवाल है नीति पे बात करने से पहले, आप 1 मिनट लीजिए। आपने अभी बहुत प्यारी बातें कही कि आपको ज्ञान, सीखना सिखाना, करके देखना, एक दूसरे के से सीखना, है ना, समान शिक्षा, अनुभव, प्रैक्टिकल, इसकी बात आपने कही है, जीवन चलाने का कौशल आपने कहा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि अभी जहां भी हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, जहां भी हम जुड़े हैं, जिस समूह से भी जो भी जानकारियां हमको मिल रही है, आपको एक ऐसी कौन सी चीज दिखाई देती है जिसको आप मानते हैं बदल देना चाहिए? वो कौन सी चीज है जिसे आप बदलना चाहते हैं अभी मौजूदा शिक्षा प्रणाली में? एक हर्षा ने लिखा है गर्ल एंड बॉय इक्वल एजुकेशन। ओके, गुड हर्षा। समान शिक्षा का मतलब ही है, मैं कहूंगी सिर्फ गर्ल एंड बॉय नहीं, अभी हम ट्रांसजेंडर्स की भी बात करते हैं। कोई भी जेंडर हो, कोई भी जेंडर के लोग हो, हर एक को समानता से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और एक ही तरह की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बहुत महत्वपूर्ण है ये सोचना, समझना और इसके लिए काम करना। तो मैं सवाल फिर दोहरा रही हूं, आपको क्या लगता है एक ऐसी बात जो आप आज की शिक्षा प्रणाली में बदल देना चाहते हैं? प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी। तो आपको लगता है अमर कि अभी थ्योरी ज्यादा होती है अभी की शिक्षा प्रणाली में, आप प्रैक्टिकल पे फोकस करना चाहते हैं? ओके, गुड, थैंक यू अमर। अभ्यास, जिसको करके सीखना कहते हैं, है ना, तो आप कह रहे हैं ये चीज कम है, उसको बदलने की जरूरत है। गुड। डर को दूर कर। मैडम पेपर में भी क्या है, थ्योरी 75% आती है और 25% जो अपना प्रैक्टिकल आता है। गुड, हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल आता है पर हम वो चूंकि करे नहीं होते तो हमें दिक्कत होती है ना। ओके, गुड। एक जैसा सिलेबस, बहुत सही, दो लोगों ने कहा है, अंबाराम, हर्षा दोनों कह रहे हैं कि एक तो प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों में सिलेबस अलग होता है ना, कई बार उनका पेडागोजी, पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। फिर वर्षा, आपने कहा है डर को दूर करना। ओके, तो डर को दूर करना है, मतलब शिक्षा से डर, किस डर की बात आप कर रहे हैं वर्षा? ऑनलाइन एजुकेशन बंद होना चाहिए। ओके, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन आपको लगता है शिक्षा प्रणाली में अभी जो हो रहा है वो बंद होना चाहिए, ठीक है, गुड। देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी अपनी राय लिखें, क्योंकि हम सब लोग व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग हैं और हम सबकी जरूरतें, हम सबकी इच्छाएं भी अलग हैं। तो हो सकता है जो मुझे लग रहा है कि ये बंद हो जाना चाहिए, ये बदल जाना चाहिए, किसी और को वो जरूरी लग सकता है। तो हर कोई अपनी राय रखेगा तो शायद हम अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं शिक्षा प्रणाली में हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए, जिससे जो आपने कहा था सीखना सिखाने की इच्छा जो है वो पूरी हो पाए। ओके, गुड। कान्हा ने कहा है कि मन के सवालों को दूर करना, यानी जो भी सवाल आ रहे हो उसके लिए बात हो पाए, जवाब मिल पाए। और दूसरा उन्होंने कहा है कि बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा होगा, इसीलिए शायद आपको लगता है बदल देना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा का अनुभव होना चाहिए। मैं समझ पा रही हूँ, इसका मतलब ये है आप कह रहे हैं कि हर बच्चा शिक्षा ले पाए, है ना, जुड़ पाए शिक्षा से। सरकारी स्कूल में भी सभी बच्चों को अच्छे से शिक्षा देना चाहिए। तो इसका मतलब है हमें लग रहा है सरकारी स्कूल में शिक्षा ठीक से प्रणाली जो है काम नहीं कर रही है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है वर्षा। और जो स्किल डेवलपमेंट को समझना चाहिए। हाँ, जो माता पिता को भेजते हैं, तो गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते उनको। गुड, थैंक यू भारती। ये भी बहुत जरूरी है, जो बदलने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। बिल्कुल सही, थैंक यू भारती। स्किल डेवलपमेंट बेस्ड एजुकेशन, यानी कौशल आधारित हमारी शिक्षा होना चाहिए,
जिससे कि हमारे जीवन जीने की कला, जीवन का कौशल विकसित होगा। बिल्कुल, थैंक यू। इक्वल ट्रीटमेंट एंड नो रिजर्वेशन, मनीषा ने कहा है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो और कोई रिजर्वेशन, कोई किसी एक हिस्से के लिए, किसी एक वर्ग के लिए खास व्यवस्था नहीं हो, आरक्षण ना हो, वो कह रही हैं। ओके, इक्वल एजुकेशन, सबको समान एजुकेशन। तो ये आप इक्वल एजुकेशन को बदलना चाह रहे हैं कि बदल के इक्वल एजुकेशन लाना चाह रहे हैं? सौरभ, आपने बोला है कि इक्वल एजुकेशन, तो मैं क्या करूं, बदल दूं? आप कह रहे हैं अभी नहीं है तो इक्वल एजुकेशन आना चाहिए, मैं ये मान के चल रही हूँ। ओके, सो आप लिखिए, और आपके दिमाग में कुछ भी आता है तो हम अब बात करेंगे। हेलो जी मैम, जो बालिकाएं जो पढ़ना चाहती है पर माँ बाप उनको पढ़ाना नहीं चाहते और स्कूल छुड़वा देते, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। चाहिए क्या? फिर से एक बार बोलोगे? जो बालिकाएं पढ़ना चाहती है पर जैसे घर का काम करवाने के लिए माँ बाप उनको छुड़वा देते पढ़ाने, मतलब स्कूल नहीं जाने देते, उनको पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत थैंक यू। ये जैसे एक साथी ने और भी बोला था पहले भी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते, या लड़कियां पढ़ना भी चाहती तो भी घर की जिम्मेदारी, या कई बार काम की भी, खेत में काम है, बकरी चराना है, या भाई बहन को संभालना है, इन सब के चलते भी बच्चों के साथ जो है वो पढ़ाई के मौके लड़कियों के साथ खास तौर पे छिन जाते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं। तो थैंक यू आप सबको कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मेरे साथ बांटे हैं, और मैं आगे भी जब आपसे पूछूंगी कुछ कुछ चीजें बीच बीच में, और मैं चाहूंगी कि आप जरूर जोड़ें। अब मैं थोड़ी आप लोगों से बात करूंगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के साथ साझा किया था कि अभी फरीदा ने भी एक बात जोड़ी थी कि अभी ये जो कोविड का टाइम था, बहुत सारे तनाव से हम लोग बहुत सारे बच्चों के माँ बाप कहते हैं कि बड़े होकर चूल्हा चौका करना है तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ये समानता नहीं होना चाहिए किसी के बीच में, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस नजरिए से भी देखना कि लड़कों को तो कई बार वो मौके मिलते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते, और उसके पीछे रीजन यही बताते हैं कि तुम्हें तो चूल्हा चौका करना है ना? तो हम थोड़ा ये भी सीखेंगे, क्या चूल्हा चौके में शिक्षा नहीं है क्या? और चूल्हा चौका लड़की ही करेगी ये जरूरी है क्या? ये भी इस तरह से भी हमें देखना और समझना पड़ेगा ना। बट अब मैं थोड़ा आप लोगों को ले जाना चाहती हूँ शिक्षा नीति की तरफ, जिसपे बात करने के लिए हमने हाँ कुछ आवाज नहीं आ रही। आप माइक ऑफ करोगे जिला? आप माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए ताकि बातचीत हम लोग कर पाए, और जब मैं पूछूं तो आप उस समय आप जरूर ऑन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आज हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी नीतियां, बहुत सारे कानून में अभी पिछले दिनों लगातार बदलाव हुए हैं, जो फरीदा ने आप लोगों से कहा भी, और जरूरी है, हमें संवैधानिक तौर पे हमारा अधिकार है, हम स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं, हम अभिव्यक्ति दे सकते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। हमें अगर कोई चीज सही या गलत लगता है, हम अपने उसके पक्ष या विपक्ष में अपनी राय रख सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। पर जब हम स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करते हैं तो कई बार हमारे साथ सही व्यवहार, उचित व्यवहार या न्यायिक व्यवहार नहीं हो रहा है। तो पर अगर मैं किसी भी विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ कि वो सही है या गलत है, ठीक है या ठीक नहीं है, या इसमें बदलाव की जरूरत है, मैं इसके पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ, ये करने के लिए मुझे सबसे पहले उस विषय को समझना होगा। और ऐसी ही बात है जो जितने सारे कानून बदल रहे, जैसे मैं आपको बता दूं उदाहरण के लिए, हमारे पर्यावरण से जुड़े कानून, जो जंगल के रखरखाव और जंगल के उपयोग से जुड़ा कानून, इसको लेके अभी नीति में बदलाव हुआ। अभी श्रम से जुड़ा जो कानून था उसमें बदलाव हो गया। हमारे कृषि से संबंधित जो कानून है उसमें बदलाव हो गया। अभी तुरंत अभी प्रक्रिया चल रही है जिसमें बाल विवाह से जुड़े कानून में बदलाव की बात हो रही है। अभी ये जो हम शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, ये नई शिक्षा नीति जो हमारी आई उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इस तरह से खूब
अलग अलग स्तर पे बहुत सारी चीजें देश में चल रही जो हमें जानना जरूरी, और शिक्षा नीति को जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी क्यों हमारे के सीधे सीधे, जैसे कुछ साथियों ने भविष्य कहा था शिक्षा को, तो अगर ये हमारा भविष्य है तो इसके बारे में जानना हमारा हक भी है और हमारे लिए जरूरी भी है। तो आज हम इसीलिए बात करें ताकि हम इसका विश्लेषण कर सकें और एक विचार बना सकें कि क्या हम समझ पा रहे हैं कि हमारे देश की शिक्षा नीति क्या है, क्या हम देख पा रहे हैं कि इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ने वाला है, क्या हम ये समझ सकते हैं कि हम समझ गए हैं तो दूसरे लोगों को कैसे इस विचार के साथ जोड़े और इसका बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ सके। तो इसीलिए आज हमने ये बैठक आयोजित की आप लोगों के साथ, आभासी बैठक, जिसमें आप सबको यहाँ पर आने के लिए मैं धन्यवाद भी करती हूँ कि आप आए हैं। आपने जैसा कहा बिल्कुल सही थी, आपने जो बातें जोड़ी थी कि हम नैतिकता की बात कर रहे थे, बौद्धिक विकास की बात कर रहे थे, शारीरिक विकास भी हमारे शिक्षा से सीधा जुड़ा है। आपने जीवन कौशल जब कहा था तो दरअसल जीवन कौशल में हर तरह का कौशल होता है। आंतरिक यानी हमारी जो हम कहते हैं ना सशक्त हो गए, कैसे होंगे जब तक हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होगा, और शिक्षा का लक्ष्य यही है कि हमारा सर्वांगीण विकास करना, सृजन करना, निर्माण करना, संरक्षण करना, यहाँ तक कि नियंत्रण भी करना। कई बार हम क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या करें क्या नहीं करें, हमें बिल्कुल देखना होता है, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अनियंत्रण से हम कोई भी काम नहीं कर सकते, और ये सब कुछ व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि सब कुछ इसी से होता है, मगर ये एक सशक्त माध्यम है और इससे हम जीवन को अलग ढंग से देखने का नजरिया पाते हैं। और इसीलिए मैंने कुछ लोगों की बातों को यहाँ पे जोड़ा आप लोगों के साथ, जो मैं बांटना चाहती हूँ कि गीता, अगर जो लोग हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए हैं या गीता के बारे में जो जानते हैं, एक पुराण है, एक किताब है जिसमें ये लिखा है विद्या विमुक्ते, यानी कि विद्या वही है जो बंधन से मुक्त करे। मतलब जो हम अलग अलग तरह की विचारों से बंधे होते हैं ना, वहां फंस जाते हैं, उससे निकलने में हमें शिक्षा मदद करती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि सच्ची शिक्षा तो वह है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है, प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, आज भी हैं, और सबसे ज्यादा जिन्होंने इस ताकत को समझा था, उनका कहना था कि शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मतलब हमारे अंदर जो भी ताकत है वो बाहर कैसे आएगा, शिक्षा से आएगा। तो हमें यहाँ तक आना है, हमें इससे जुड़ना है। और ब्राउन जो एक बहुत दार्शनिक है और इन्होंने शिक्षा के अलग तरह से समझ पे बात की, वो कहते हैं शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। हम रवैया बदल सकते हैं, हमारा नजरिया बदल सकते हैं शिक्षा से। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, और अभी ही सितंबर में हमने उनका जन्मदिन भी मनाया था शिक्षक दिवस के रूप में। तो एक शिक्षक के रूप में उन्होंने बहुत बड़े बड़े संदेश हमें दिए थे, और उनका कहना था जब शिक्षा की बात करते हैं तो इसका लक्ष्य केवल सूचना लेना नहीं है, बल्कि सूचना के साथ कौशल और मूल्य का निर्माण करना है। जो मैंने कहा था ना शुरू में आपसे कि आपके मोहल्ले में एक घर में आग लगी हो और वो आप अपने घर के एक कमरे में चुप बैठ सकते, तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। ये वो मूल्य है जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहना चाहते थे कि हम सबके अंदर लाना जरूरी है, हम सबके अंदर एक मूल्य होना जरूरी है। तभी हम इस देश को, अपने जीवन को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को इस विकास की धारा में ले जा सकते हैं बेहतर तरीके से। तो इसीलिए हमें आज बात करने की जरूरत पड़ी है कि हम शिक्षा को व्यापक तौर पे देखें, और व्यापक तौर पे देखने के लिए जरूरी है कि हम शिक्षा नीति को समझ पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं शिक्षा नीति आई है तो क्यों आई होगी, क्यों जरूरत पड़ती। सिर्फ शिक्षा नीति की बात नहीं है, किसी भी तरह की नीति की जब हम बात करते हैं, पर जब शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक है किसी काम को करने के लिए एक तरह का नीति का मतलब होता है ऐसा दस्तावेज जो हमें मार्गदर्शन देता है कि आपको इस काम को किस तरह से करना है। तो आप सब लोगों ने जो बोला था कि चहुमुखी विकास, पूरा सार्वभौमिक विकास की बात कर रहे हैं, तो हर तरह का विकास के लिए जो रास्ता चुनना है उसका मार्गदर्शन हमें इस नीति से मिलती है। आप लोगों ने कहा मानव क्षमताओं का विकास, कौशल का विकास, उसके लिए एक लाइन क्लियर होता है, एक रोड मैप तैयार करता है ये शिक्षा नीति। फिर
उपयुक्त और उचित समाज, जैसे अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा था ना कि लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, लड़कियों को रोक देते हैं, तो ये न्यायिक समाज तो नहीं है जो ऐसा कर रहा है। तो इस दृष्टिकोण की तरफ हमको लेकर जाने के लिए हमें शिक्षा नीति की बहुत आवश्यकता है। और चूंकि आपने ये नजरिया पकड़ लिया कि हाँ लड़कियों के साथ अन्याय हो रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था करने की बात के लिए भी हमें शिक्षा नीति की जरूरत है। फिर केवल हमारा विकास, अगर हमारा विकास होगा तो स्वाभाविक है देश का विकास होगा, तो राष्ट्रीय विकास को कैसे आगे ले जाएंगे उसके लिए भी हमें शिक्षा नीति की जरूरत है। और साथ में आप में से कुछ लोग हो सकता जानते हो कि जो विकास है वो वैश्विक तौर पे जब हम उसको देखते हैं तो विश्व के बहुत सारे देश मिलकर एक नीति या एक दस्तावेज तैयार करते हैं जिसमें कुछ नियम बनाते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा तभी हमारा विश्व का विकास होगा। और उसमें हर बार कुछ लक्ष्य तय होते हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग बिंदुओं को लिया जाता है, जिसमें चौथे नंबर पर शिक्षा को रखा गया है। और उसमें उस लक्ष्य में भी ये कहा गया कि दुनिया के अंदर अगर हमें विकास करना है तेजी से, तो शिक्षा वो क्षेत्र है जहां पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम आज कह रहे हैं कि विश्व में 86% लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, साक्षर हैं, उसके बावजूद 63.67 मिलियन जो हैं वो बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। तो ये बच्चे क्यों बाहर हैं, ये कौन से बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, इनकी बात करने के लिए जरूरी है कि हम शिक्षा नीति की बात करें। ये जो लड़कियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, घर के लोग नहीं समझ पाते, पढ़ना जरूरी है, उनकी बात करने के लिए जरूरी है कि हम शिक्षा नीति की बात करें। हम उन बच्चों की बात करें, जैसे कि अभी एक साथी ने कहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन नहीं चाहिए, तो अभी अगर ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है तो उन बच्चों तक शिक्षा कैसे पहुंचेगी जिनके पास ऑनलाइन कोई सॉल्यूशन नहीं है, मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है या नेट नहीं है, तो उन बच्चों तक कैसे पहुंचे। उसके लिए हमें जरूरी है कि हम शिक्षा नीति की बात करें। और सिर्फ शिक्षा नीति नहीं, मैं फिर दोहराऊंगी कि हमें किसी भी तरह की नीति की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये नीतियां बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी नीति किसी स्कीम को, किसी योजना को, किसी देश को, किसी संस्था को चलाने के लिए मार्गदर्शन देती है, उसके सस्टेनेबल बनाने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए मदद करती है, जवाबदेहिता तय करती है कि आपने ये नहीं किया तो क्या क्या होगा, आपको ये करना ही होगा, ये एक जिम्मेदारी उन पे डालती है। कई बार चलो आप अपना माइक बंद कर सकते हैं प्लीज, करना चाहते हैं पर हमें नहीं आता। जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों से पूछा था कि आपको चैट, मैडम आपकी आवाज कट रही है, किसी का माइक चालू है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू आदिल, दिलीप आप बंद करें। सालग्राम जी आपका माइक बंद कर लीजिए। माइक बंद है मेरा। ओके 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 ठीक है, माइक बंद है। और जी सभी का माइक बंद कर दीजिए, सिर्फ अनुपा मैम का। उम्र खत्म हो गई। आप लोग अपना माइक प्लीज म्यूट में रखिए प्लीज, सिर्फ अनुपा मैम का माइक ऑन रहेगा, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। सालग्राम जी आपका माइक चालू दिखा रहा है, आप बंद करिए। हुआ मैडम। तो मैं वापस आ रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि नीतियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी संस्था, किसी योजना, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसकी मार्गदर्शन करने में नीति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जवाबदेहिता तय कर सकते हैं। आपने कहा था कौशल, तो बिल्कुल कौशल चाहिए, और कौशल विकास के लिए भी जरूरी है कि नियम हो, और स्पष्टता के लिए भी। कई बार ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे में आपकी आवाज नहीं आ रही है जो हमें शायद आप सब मैम, आप सालग्राम जी को वहां से म्यूट कर दीजिए, वो म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है।
ओके, अभी सबको आ रही है? अभी सभी साथियों को आवाज आ रही है मेरी? मैम अटक अटक के आ रही है आपकी आवाज। ओके, तो आपको थोड़ा सा चेक करना होगा, हो सकता है कट रही है मैम आपकी आवाज। ओके ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, पर टेक्निकली है चीजें, उसमें तो हम हमारे हाथ में है ना। ओके ओके, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। लखराम जी आपका माइक बंद नहीं है। अच्छा मैंने कर दिया है, ठीक है। ओके, तो हम लोग नीति के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि हम सैद्धांतिक रूप से समझ पाए शिक्षा को किस तरफ ले जाना है, जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो, और ये जो हमारे विकास का सतत विकास यानी एसडीजी का 4 का जो टारगेट है, मैं आवाज साफ नहीं आ रही आपकी मैडम। माइक मैं आपकी बंद हो रहा क्लियर है आवाज मैडम। नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी आवाज, मतलब स्पीकर मतलब ये हो रहा है। ओके, तो मैंने अपनी तरफ से तो सभी कुछ चेक कर लिया है, मुझे पूरा दिखा रहा है। हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो। अभी अभी आपको आ रही है आवाज मेरी? स्पष्ट नहीं आ रही मैम। मैं ट्राई करती हूँ नेटवर्क को, अगर वो हो पाता है, मेरी तरफ से मैंने ट्राई किया है कि ठीक हो जाए। मैम आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट दीजिए मुझे। आवाज आ रही है ठीक से? जी आ रहे हैं मैम। बिल्कुल। लखराम जी आपके वहां से डॉगी की आवाज आ रही है, आप बंद करिए माइक। तो हम अभी बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मैं वापस एक बात आपसे दोहरा दूं कि मैं केवल इतनी बात करना चाहती हूं आपसे कि मैं आपको पूरा पॉलिसी एक एक डिटेल में नहीं जाऊंगी। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मैं केवल आपकी भूख बढ़ाने के लिए स्टार्टर दे रही हूं आपको। शुरू में चटर पटर चीजें दे रही हूँ कि थोड़ी सी भूख जाग जाए, और उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी से प्रयास करेंगे कि शिक्षा नीति को खोलें और पढ़ें, क्योंकि एक बार में इतनी लंबी बात करना मेरे हिसाब से सही नहीं होता। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप में क्षमता है, आप उसका विश्लेषण अपने तौर पे करें, इसलिए बेसिक चीजें आज आप लोगों के साथ मैं साझा कर रही हूँ। तो शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक लाइट टॉर्च मारने जैसा ही है। मैं अंदर पूरा नहीं जाऊंगी कि मैं बिल्कुल हॉर्स पावर का लाइट लगा दूं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो एक प्रक्रिया होती है किसी भी नीति को बनाने की, और वो ये रही है कि सबसे पहले 2015 में एक छोटी समिति बनाई गई थी और शिक्षा नीति तैयार करने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। और जो कुछ लोग वहां पर शामिल हुए थे उन्होंने इस शिक्षा नीति को तैयार किया था, मतलब वो प्रारूप था, मगर एक्चुअली वो प्रारूप मसौदा एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद फिर से एक दूसरी समिति बनाई गई जिसने अपने काम शुरू किया 2016 में। छोटी समिति थी जिसने परामर्श समिति के तौर पे काम करना शुरू किया और लोगों से भी राय मांगना शुरू किया कि आप क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से शिक्षा नीति में क्या होना चाहिए। और लगभग 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए 2017 तक, जिसमें कि उन सब सुझावों को शामिल करते हुए एक मसौदा तैयार हुआ। और ये सारा जो मसौदा तैयार हुआ, वहां पर इस समिति की रिपोर्ट के आधार पे एक नीति, जिसको हम कह सकते हैं बेसिक ड्राफ्ट तैयार हुआ। और वहां पर भारत के जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जिसको बोलते हैं, उसके पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन जी थे, वो उनकी अध्यक्षता में समिति ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि शिक्षा का जो नीति है हमारे देश के लिए, वो तैयार किया 2019 में।
और प्रस्तुत किया। और जैसा कि आप जानते हैं कोई भी नीति या कोई भी कानून जो है वो अलग अलग न्यायिक आधार है, उस पर जांचा जाता है। और हमारे जो प्रशासन का जो सिस्टम है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा अलग अलग स्तर पे प्रस्तुत होते हैं, जिस तरह की नीति है, जिस तरह का कानून है, तो इसको भी, इस नीति को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सम्मुख भी रखा गया। और 29 जुलाई 2020 को ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस शिक्षा नीति को अनुमोदित किया गया। तो इस तरह से ऐसा नहीं था कि एक दिन में या 2 दिन में या 10 लोग बैठ के कर रहे थे, बल्कि बहुत सारे लोगों की राय को शामिल करते हुए, अलग अलग तौर पे विश्लेषण करते हुए इस पूरी शिक्षा नीति को तैयार किया गया, जो आज हमारे सामने प्रस्तुत है। अगर आप देखें, थोड़ा सा अब हम लोग देखेंगे कंपेयर करते हुए कि क्या चल रहा है। जो शिक्षा नीति आई, जो 2 लाख हमको सुझाव प्राप्त हुए होंगे, या उस समिति के लोग जिन्होंने इस पे विश्लेषण किया होगा, वो क्या देख रहे थे? उनको लग रहा था कि जो सिस्टम पहले चल रहा है उसमें बदलाव की जरूरत। तो पहला बदलाव जो उन्होंने किया वो इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमें दिखाई पड़ता है कि पहले अभी तक हम सुनते थे 10+2, यानी कि 10+2 के सिस्टम के अंदर अभी पढ़ाई चल रही थी अब तक, कि हम 10वीं तक और 10वीं के बाद 2 साल 11वीं और 12वीं की पढ़ाई को मानते थे, है ना। और ये वाला सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत सालों से, 90 के बाद से जो लागू हुआ था वो चल रहा था। पर अभी जो है वो इसमें बदलाव करके हम इसको अब 10+2 की जगह कह रहे हैं 5+3+3+4। ये सुन के बड़ा नया है तो अजीब लगेगा, ये क्या है 5+3+3+4। ये अलग अलग स्तर हैं जहाँ पर हम अभी सब लोग जानते हैं ना कि आंगनवाड़ियों में बच्चे जाते हैं, आंगनवाड़ी में भी खेल खेल की बात होती है, पर इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। एक चीज आप युवाओं को जानना जरूरी है, हम जिस तरह से शिक्षा प्रणाली को समझ रहे हैं, बहुत सारे अभी रिसर्च आए हैं जिन्होंने ये बताया कि 6 साल की उम्र तक हमारी बुद्धि का 90% डेवलपमेंट हो जाता है, यानी हमारा जो दिमाग है वो 90% विकास हो जाता है 6 साल तक में। और बाकी की जिंदगी हम जो जद्दोजहद करते हैं वो सिर्फ 10% के लिए करते हैं। तो इसका मतलब ये था कि बार बार बात हो रही थी कि क्यों ना फिर इन्हीं 6 साल तक के में हम ये शिक्षा पे ज्यादा जोर दें। इसी विचारधारा के साथ बढ़ते हुए ये आंगनबाड़ियों में खेल के माध्यम से बच्चों को सीखने पर फोकस किया जा रहा था। और पहले एक नीति भी आई थी CCE के नाम से, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में, कि अर्ली चाइल्डहुड में कैसे हम शिक्षा को लाएं। और यही यहाँ पर बात हो रही। 5 जो है, पहला अक्षर जो पहला नंबर है 5, इसका मतलब है 3 साल प्री प्राइमरी का है। मतलब वो जो आजकल जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, वो नर्सरी में बच्चे जाते हैं ना, वो पर यहाँ पर जोड़ा गया है आंगनवाड़ी के भी साथ कि आंगनवाड़ी में भी जो बच्चे जा रहे हैं वो प्री प्राइमरी माना जाएगा, उनका 3 साल, और फिर पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के 2 साल। तो इस तरह से ये 5 साल जो है वो फाउंडेशन स्टेज, आधार स्तंभ बोल रहे हैं, यहाँ पर बच्चों की शिक्षा का आधार रखा जाएगा, नींव बनाया जाएगा। और ये बहुत सिंपली खेल खेल में उनको इन्वॉल्व करते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, जिसको हम चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं, बच्चों पर केंद्रित शिक्षा का तरीका अपनाते हुए उसी तरीके से उनके साथ पढ़ाई की बात की गई है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि हमने नींव तो बना दी, अब थोड़ा उसके ऊपर हम दूसरी चीजें डालना शुरू करेंगे, और वो है 3 साल का। तो यहाँ पर चूंकि पहली दूसरी पढ़ चुके हैं वो फाउंडेशन स्टेज में, तो तीसरी, चौथी और 5वीं की बात हो रही है। यहाँ पर जैसे आप में से कुछ लोगों ने कहा था थ्योरी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, बिल्कुल एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होगी, कोई थ्योरी की ज्यादा बात नहीं हो रही। जो भी समझ बनेगा गतिविधियों के माध्यम से, एक दूसरे के साथ सीखते हुए और आपस में बच्चों पर फोकस करते हुए शिक्षा को आगे ले जाएंगे। इस 3 साल के पूरा होने के बाद हम जाएंगे मिडिल स्टेज में, जहां पर 3 साल का फिर से एक समय है जो 6वीं, 7वीं और 8वीं का है। और ये 6वीं, 7वीं, 8वीं का, जिसको अभी भी हम लोग मिडिल स्कूल बोलते हैं ना, ये वाला समय, यहाँ पर भी यही है कि हम देख सकते हैं कि जो स्कूल में 6वीं, 7वीं, 8वीं में बच्चे होंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अपने अनुभव से सीखेंगे, विषय के साथ इनका साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस, इस तरह के अलग अलग विषयों के साथ उनको जोड़ा जाएगा कि कैसे मानव क्षमता का विकास हो सके। फिर उसके बाद में है 8वीं के बाद आगे बढ़ेंगे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा
मैम तेज बोलिए, हम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ओके, अभी आ रही है आवाज मेरी? नो मैम, कम आ रही है, थोड़ी कम आ रही है हमको। ओके, पर मैंने अपना वॉल्यूम फुल कर दिया और मेरे गले का वॉल्यूम भी फुल कर दिया है। तो इसके बाद मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। मैम आ रही है। ठीक है, अब अभी आई मैम, आई आ गई। ओके, तो इसके बाद में जो 3 के बाद में हम देख रहे हैं कि हम आगे जाते हैं। 4 साल का समय है, जो 9वीं 10वीं जिसको एक साथ देख रहे हैं, और फिर 11वीं 12वीं जिसको एक साथ, यानी 4 साल के समय को भी हम 2 हिस्सों में देख रहे हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मगर इस तरह से बांटने की कोशिश की गई है कि 5 साल 3 साल और 5 साल 3 साल और 3 साल फिर 4 साल। तो ये अलग अलग स्टेज है जिसमें हम शिक्षा को देख सकते हैं। इसके साथ में ही जैसे कि हम लोग जानते हैं, स्कूल के बाद हम लोग कॉलेज की बात करते हैं, में भी बहुत सारे तरह के बदलाव किए गए हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बनाए गए 3 से 4 साल के। अभी तक कॉलेज जो है 3 साल का हम देखते थे, अभी इसमें 3 से 4 साल शामिल किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो पहले भी 2 साल का था, तो उसको भी ऑप्शन दिया गया है, 1 साल का भी और 2 साल का भी, है ना। बैचलर और मास्टर मिला के एक्चुअली 5 साल बोला जा रहा है। और एमफिल जो पहले होती थी उसको बंद किया गया है। इसमें भी बहुत सारे और बदलाव हुए हैं जो हम देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा, आप लोगों ने बोला था ना कि पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या होता है, हम देखते हैं परीक्षा का तनाव होता है। हम लोगों ने सुना भी कई बार बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं, परीक्षा में पास नहीं होते इसका दबाव की वजह से। तो ये भी बोला गया कि परीक्षाओं को हम बदलेंगे, खासतौर पे बोर्ड परीक्षा के तरीके को बदलेंगे, प्रैक्टिकल के मॉडल तैयार करेंगे। परीक्षा कितनी होगी उसकी भी बात हुई है कि अभी एक ही बार परीक्षा होगी बोला जाता था, तो अब 2 बार की परीक्षा की बात हो रही है कि सेमेस्टर सिस्टम होगा, साल में 2 बार पढ़ना होगा, 2 बार परीक्षा देनी होगी। तो उसके लिए भी इवन उस परीक्षा के बाद रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेंगे, एक बार परीक्षा दिया उसके रिपोर्ट के आधार पे हमारा आकलन होता था, पर अब ये कहा गया है शिक्षा नीति में कि रिपोर्ट कार्ड का तरीका बदलेगा। 3 स्तर पर आकलन होगा, या हम कहते हैं 360 डिग्री पे आकलन होगा। मतलब मैं खुद भी आकलन करूं मेरा, फिर मेरे टीचर करेंगे, मेरे क्लासमेट्स भी मेरा आकलन करेंगे कि मेरा पढ़ाई का स्तर में क्या बदलाव की जरूरत है ना। पेरेंट्स को भी शामिल किया जाएगा प्रोसेस में। बहुत तरह की बात हो रही है। और एक आप लोगों ने बार बार बहुत सारे लोगों ने बोला था कौशल की, तो इस शिक्षा नीति में भी इसी की बात की है कि हम ये देखेंगे कि कैसे कौशल परक शिक्षा हो। तो 6वीं कक्षा से ही अलग अलग कौशल से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मगर यहाँ पे एक सवाल देखने वाली है कि किस तरह के कौशल को बच्चों को सिखाने की बात हो रही है। क्या वो उस तरह के कौशल है जो हमें एक ऊपर के स्तर तक लेकर जाएंगे, या वो केवल कौशल बात करें जो बुनियादी कौशल जीवन को चलाने के लिए जरूरत है, या उन कौशल की बात हो रही है जो हमें आगे चल के आर्थिक रूप से सशक्त होने में भी कुछ मदद कर पाएंगे। तो ये हमें समझना होगा। ये आपके लिए सवाल है, जब आप शिक्षा नीति को और गहराई से पढ़ोगे तो इसकी तरफ जरा ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से कौशल की बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शिक्षा नीति में जोड़ी गई, स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। स्थानीय भाषा का मतलब क्या हुआ कि स्थानीय भाषा यानी कि मातृभाषा में पढ़ाई। अगर मैं बारेली में बोलती हूँ अपने घर परिवार में, अपने गाँव में, तो मेरे एरिया में जो स्कूल होगा वहां मुझे बारेली में पढ़ाया जाएगा, है ना। कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो अपने एरिया में जहां भी वो रहते हैं तमिल में पढ़ते हो तो तमिल में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे कोरकू चलता है वहां कोरकू में पढ़ाया जाएगा। तो इस पे फोकस है कि क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा में पढ़ाई की ऊपर जोर रहेगा 5वीं कक्षा तक। और उसके बाद यहाँ पर संस्कृत पर भी बात की गई है कि संस्कृत को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको पढ़ाई पर भी बात होगी। विदेशी भाषा का भी वहां पर अवसर रखा गया है कि उनको भी लोगों को सीखने की जरूरत है और वो भी सीखेंगे। पर यह भी कहा गया कि कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी। खास तौर पे ये कह रहे हैं कि बच्चा अगर कहता है ये पढ़ना है, हालांकि यहाँ पे फिर मैं सवाल जोड़ूंगी कि जब ये कहा जा रहा है कि कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी तो ये कैसे तय होगा, क्योंकि हो सकता है एक कक्षा में 20 बच्चे हों और 20 में से 4 अलग तरह की भाषा बोलने वाले बच्चे हों,
तो हम फिर क्लास की भाषा क्या तय कर पाएंगे और कैसे तय कर पाएंगे। क्षेत्रीय भाषा की जब बात होगी तो जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं उनकी भाषा का क्या होगा, वो किस तरह से सीखेंगे, ऐसे कुछ सवाल होंगे जब हम भाषा पे बात करेंगे, है ना। फिर इसके लिए शिक्षा नीति में ये कहा गया कि इसके लिए एक विस्तृत भाषा रणनीति तैयार होगी, ताकि जब भी इसमें कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो जो इस पर काम करने वाले लोग हैं वो इस पर सलाह लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए उस रणनीति का उपयोग कर पाएंगे। मगर इसको लागू करने वाला तंत्र, पहला तो उन्होंने कहा कि राज्य का निर्णय होगा, वो तय करेगी कि भाषा कैसा, क्या, कहाँ, कितना, कैसे रखना है। और उसके अलावा मगर एक तरफ ये भी कहती है हमारी शिक्षा नीति कि 2021 तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा और राष्ट्रीय तौर पे एक नियामक बनाया गया जो पूरी शिक्षा को एक तरह से नियंत्रित करेगी, लागू करेगी। तो दोनों तरफ की बात हो रही है, एक तरफ हम राज्य को अधिकार भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सब कुछ हम राष्ट्रीय स्तर से भी नियंत्रण करने की बात यहाँ पे सुन रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारतीय ज्ञान और संस्कृति को महत्व देने की बात हो रही, जैसे कि भाषा की बात हुई, साथ में इसकी भाषाओं की साहित्यिक और वैज्ञानिक शब्दावली की बात हो रही है। आप में से किसी साथी ने कहा था ना, वर्षा ने कहा था कि वो वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिए, तो वो तो हमारा संविधान भी कहता है कि वैज्ञानिक शिक्षा पे हमें जोर देना चाहिए ताकि हम तार्किकता को समझ पाए और उपयोग कर पाए। अभी हम अंधानुकरण करते हैं, जो भी हमारे किसी ने कह दिया हम बस उसको माना करते हैं, उसी को लागू करते हैं और उसी को बढ़ाते हैं, उसकी बजाय हम वैज्ञानिकता की बात करें। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है, पर ये देखना जरूरी क्या सच में उसके लिए वो माहौल बन पाएगा, वो जगह बन पाएगी। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी, पारंपरिक लोक कला, लोक विद्या को भी बढ़ावा देना। एक जो हिस्सा है संगीत का, उसको बहुत महत्व दिया गया है और ये कहा गया है कि बच्चे या यूथ जब पढ़ रहे हैं उनको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने लोक परंपराओं, लोक कलाओं, लोक संस्कृतियों के साथ जुड़े और इनका भी अध्ययन के दौरान इससे जुड़ाव बना पाए और उसको भी एक आर्थिक रूप में भी देख पाए। इसके लिए यहाँ पर जगह दिया गया है और साहित्य को बढ़ावा। अभी जो साथी रेज हैंड कर रहे हैं तो मैं ब्रेक करूंगी, 5 मिनट मुझे दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैम गलती से दब गया, हम चैट में जा रहे थे। ओके, थैंक यू। तो इसके अलावा एक जो हमारे शिक्षा नीति में कहा गया है यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब सार्वभौमिकता की शिक्षा को, जैसे मैंने कहा था ना एसडीजी में भी हमारा बोला है कि पूरी दुनिया की पहुंच होनी चाहिए शिक्षा तक। कोई एक भी बच्चा, लड़की, ट्रांसजेंडर कोई नहीं छूटना चाहिए, हर एक को शिक्षा मिलना चाहिए। तो अभी तक की पॉलिसीज में क्या था कि 6 से 14 तक के जितने भी वर्ष के तक के बच्चे थे उनका नामांकन हो और वो लगातार स्कूलों में बने रहे, इसके लिए फोकस था। पर अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक बच्चे का शिक्षा तक पहुंच बने, लगातार वो जुड़ाव रखे और अपनी जितनी शिक्षा उसे लगता है मुझे चाहिए वो हर एक उस स्तर तक पहुंचने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि वो स्थितियां बनाई जाएंगी। तो प्री स्कूल से लेके आगे तक के स्तर की यहाँ पर बात हो रही है। इसके साथ ही स्कूली स्तर पर जो कुछ बदलाव हुआ है, रोड मैप जो बनाया है उसमें कह रहे हैं कि 2030 तक हम ये सारा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, यानी कि हर बच्चा एनरोल हो जाएगा, स्कूल में तो दर्ज होगा ही। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, अभी भी हमारे स्कूलों में तो बच्चे दर्ज हैं, रजिस्टर में तो दिख ही जाते हैं। हमको तो देखना ये पड़ेगा कि क्या जो रजिस्टर में दर्ज है वो स्कूल भी आ रहे हैं, क्या जो स्कूल आ रहे हैं वो सच में स्कूल आने के बाद कुछ सीख पा रहे हैं। तो ये नीति कैसे उस बात पर फोकस करेगी, कैसे उस बात के लिए हमें परिणाम दे पाएगी, ये हमें जब नीति को पढ़ेंगे तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। देश की जीडीपी, यानी कि जैसे फरीदा ने कहा था कि जीडीपी कम हो गया है, पैसा आर्थिक स्तर पे हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं, सब कुछ बदल गया, सब कुछ खराब हो गया इस कोविड के दौर में। तो इसमें नीति में कहा गया, जैसे कि आप लोग कह रहे थे लड़कियां नहीं पढ़ पा रही, अलग से जेंडर बजटिंग किया जाएगा। जेंडर बजटिंग का मतलब होता है महिलाओं को खास तौर पे देखते हुए उनके लिए, या ट्रांसजेंडर भी अब हम जोड़ सकते हैं, उनके लिए अलग से एक जेंडर बजटिंग करना ताकि उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा सके। आप में से किसी साथी ने कहा ना कि
आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो आप खुद भी थोड़ा सोचना क्या जरूरी है। अभी मैं आरक्षण पे बात नहीं कर रही हूँ, पर क्यों जरूरत है या नहीं है, अगर है तो फिर क्यों जरूरत है, और नहीं है तो क्यों आपको लगता है नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर एक बात की गई है खास विशेष समूह के लिए बजटिंग अलग से करने की। नेशनल असेसमेंट सिस्टम बनाया, मैंने कहा था ना कि ये राज्य को कुछ हक तो दे रहे हैं, पर असेसमेंट के लिए ये नेशनल बॉडी बना रहे हैं इस शिक्षा नीति के तहत, जो परख के नाम से होगा और जो हर चीज का एक मूल्यांकन करेगा, असेसमेंट करेगा कि क्या चीज सही जा रही, गलत जा रही, क्या बदलना है। वो सब निर्णय एक तरह से देखें तो नीति के अनुसार नेशनल स्तर पर दिखाई देता है। पसंदीदा, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो इसमें कहा गया है, पर इसको सोचना होगा। एक चीज जो शिक्षा नीति ने कही कि हमें हर बार 11वीं में आके विषय चुनना होता है कि हम साइंस लेंगे, है ना, हम कॉमर्स लेंगे, तो ऐसे 2 ही 3 ऑप्शन होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो हम यही सब्जेक्ट चुनते हैं। तो एक तो ये बात हो रही है कि बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, इसके अलावा भी सब्जेक्ट बनाए जाएंगे, है ना। जैसे मैंने कहा था साइंस म्यूजिक की भी बात हो रही है, लोक कला की भी बात हो रही, तो आपको हो सकता है आने वाले समय में ये ऑप्शन मिले कि आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले। अदरवाइज जिन लोगों को म्यूजिक सीखना हो या दूसरे तरह की कला सीखनी होती है तो अलग से यूनिवर्सिटीज होती हैं। जैसे पहले मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़ में है खैरागढ़ विश्वविद्यालय है, जो इसी तरह की कलाओं के ऊपर ही पूरा शिक्षा का काम करता है। तो ऐसे होते, पर अभी आपको ये मौका अपने ही स्कूल कॉलेजों में मिला करेंगे, ये बोला गया है। और उसमें भी बहुत अलग ढंग से बात कही गई कि जब भी आपका मन करेगा कि एक साल आपने इंजीनियरिंग कर लिया और आपको मन करता है कि बदल देना है, तो दूसरे साल आप दूसरे तरह के कोर्स में भी जा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन इसमें रखा गया है। तो अब आपको थोड़ा सा इसको पढ़ के समझना होगा आपके स्तर पे कि क्या सच में ये फायदेमंद है या नुकसानदेह है। फायदेमंद है तो क्या क्या फायदा होगा इससे, और नुकसानदेह है तो क्या क्या। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मेरे नजरिए से क्या है, मैं आपके लिए सवाल इसीलिए छोड़ रही हूँ कि आप सोचें कि आपको क्या लगता है ये फायदेमंद है या नहीं है। फिर अभी बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज, स्कूल जो होते हैं वो संबद्ध होते हैं गवर्नमेंट के साथ, अलग अलग तरह से इनकी संबद्धता होती है, यूनिवर्सिटीज के साथ होती है। तो इस नीति में कहा गया है कि अगले 15 साल में इसको खत्म किया जाएगा, मतलब एक ही तरह का सिस्टम बनाया जाएगा और कहीं एक जगह से ही पूरा सारा सिस्टम एक जगह से एक तरह से देखो तो कंट्रोल होगा, ये कहा जा रहा है, और एक ही नियामक होगा। स्कूली स्तर पे जो बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मिशन, फिर से बोला गया, ये बार बार अलग अलग तरीके से जिक्र आया है कि राष्ट्रीय मिशन होगा जो सलाह देगा कैसे चलना है, क्या चलना है। स्वतंत्र गवर्नर बोर्ड बनाया जाएगा जो तय करेगा कि कैसे शिक्षा को आगे, सिस्टम को, प्रणाली को डेवलप किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। एक सेकेंड माफी चाहिए, उसमें ऐसा हो रहा है ना, उसमें कोई एडमिट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है उनको लिख कर। फिर एक बात कही गई कि सार्वजनिक और निजी शिक्षा संस्थानों के लिए सामान्य मानदंड। मुझे याद है आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा था समान शिक्षा होना चाहिए, यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, पर समझना पड़ेगा ये किसकी बात कर रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सामान्य मानदंड, जो उसके नीचे की बात नहीं कर रहा है, उसके नीचे यानी कि जो 12वीं कक्षा तक की हम पढ़ाई की बात करें उसके बारे में ये नहीं है। ये कह रहे हैं जो कॉलेज स्तर पर जो यूनिवर्सिटीज होंगे वहां पर ये ज्यादातर उनके लिए सामान्य मानदंड बनाने की बात कह रहा है, और साथ में एक व्यापक नियामक ढांचे को बनाकर निजी नियामक ढांचा बनाया जाएगा जो ये तय करेगा कि शिक्षा शुल्क कितना लिया जाए, क्या लिया जाए, किससे लिया जाए। ये सब कुछ तय करने के लिए एक ढांचा बनाया जाएगा, एक तंत्र बनाया जाएगा और वो इसे करेगा। तो कुल मिला के इस तरह की चीजें इसमें हमें इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं जाना चाहती हूँ। और एक, जैसे मैंने कहा था एमफिल बंद कर दें, पर यहाँ पे एक सवाल शुरू होता है कि अब पढ़ाई में क्या क्या किया। तो उन्होंने बहुत सारे कोर्स को अलग अलग तरह का आपको परिचय दिया। जैसे एक बात कही गई कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। ये कहा गया कि म्यूजिक और दूसरी लोक कलाओं को शामिल करेंगे। ये कहा गया कि बच्चों पर फोकस करते हुए खेल खेल में गतिविधि आधारित पढ़ाई होगी। इसका मतलब है साफ दिखाई पड़ता है कि अब पाठ्य
क्रम जो हमारा होता है, हमारे जो किताबें होती हैं, पाठ्य सामग्री होती है, वो सब डेवलप करना पड़ेगा। हमें टीचर्स को अलग ढंग से ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो टीचर हैं वो थोड़ा थोड़ा वैसा पढ़ाते हैं पर बहुत कुछ वैसा नहीं पढ़ाते हैं, तो टीचर्स ट्रेनिंग को बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए भी इन्होंने बहुत सारी चीजें नीति में कही गई है। शिक्षक जो बनने, जो इनका ट्रेनिंग होता है अभी तक बीएड का, उसको 4 साल का कर दिया गया है। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक अलग से एक अर्थराइज्ड बॉडी बनाई जाएगी और वो तय करेगी, नया सामग्री तैयार करेगी, नए ट्रेनिंग्स तैयार करेगी, और इसके ऊपर भी शिक्षा नीति में बात की है। और विश्वविद्यालय में जो टीचर्स है उनको शामिल करने की बात हो रही है इस स्तर पे कि कैसे बेहतर तरीके से सामग्री डेवलप करें। कॉलेज के स्तर पे जब हम बात करें तो कुछ बातें कही गई कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा था कि विदेशी भाषा सीखने का भी ऑप्शन होगा। ऐसे तो कहा जा रहा है कि जो सार्वजनिक यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो प्राइवेट है, उन दोनों के लिए एक तरह के नियम बनेंगे। और साथ में इस नीति में ये भी बोला गया कि विदेश से अगर आके कोई यहाँ पर खोलना चाहता है कॉलेज और अपने ये ब्रांचेस डालना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल स्वागत है, ये नीति ने कहा है। पर अब हमें ये समझना होगा, जब हम कह रहे हैं एक तरफ मातृभाषा में पढ़ाई तो वो तो प्राइमरी लेवल पे हो रहा है, फिर जब हम बड़े स्तर पे जा रहे हैं तो विदेशी भाषाएं भी दिखाई देंगी। तो क्या हम लोग दोनों के बीच में सामंजस्य बना पाएंगे? क्या वो स्तर हमारा बन पाएगा कि हम लोग देख पाए कि हम वही पढ़ाई ले पा रहे हैं जो हम लेना पा रहे हैं, चाहते थे, हम वही शिक्षा के स्तर तक पहुंच पा रहे हैं जो हमें चाहिए था। फिर एक और बात की गई कि फीस वो जो प्राइवेट बॉडी होगी वो तय करेगा। तो क्या हमें लगता है कि हर उस आखिरी बच्चे तक शिक्षा की पहुंच बनेगी? ये जो फीस तय करेंगे उसमें क्या सच में हर बच्चा शिक्षा से जुड़ेगा? क्योंकि अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात हो रही है तो हर बच्चे के पास फोन नहीं है, हर बच्चे के पास इंटरनेट नहीं है, हर बच्चे के पास एक अलग जगह, सुरक्षित जगह पर बैठ के पढ़ने की भी जगह नहीं है। एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में 6 लोगों की फैमिली अगर रहती है तो कैसे वो बच्चा बिना किसी डिस्टरबेंस के फोन में पढ़ पाएगा? तो इस तरह की चीजें कैसे हम मैनेज करेंगे? तो ये सब चीजें हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले जो हमारी शिक्षा नीति 68 में आई थी, 1968 में, फिर 1986 में और अभी 2020 में, तो अगर हम इनका तुलना करते हैं तो बहुत सारी चीज दिखती है। अगर हम देखें समावेशी शिक्षा, तो बिल्कुल पहले भी कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में बात हुई थी 68 में, फिर 86 में थोड़ा कॉमन स्कूल से आगे बढ़ के एक बात कही गई कि नहीं भाई, कॉमन स्कूल जब बोलते हैं तो लड़कियां तो छूट जाती हैं, जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले, जिसको हम डिसेबल कहते हैं, दिव्यांग बोलते हैं, सरकारी जो शब्द दिया गया, तो ये बच्चे तो छूट जाते हैं। जो वंचित तबके के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये रह जाते हैं। तो क्यों इनके लिए हमें थोड़ा जोर देना होगा, ये बोला 86 में। पर जब हम 2020 में आए तो अभी की शिक्षा नीति कहती है सबके लिए इक्विटेबल, यानी कि सबके लिए समता मूलक शिक्षा की बात ये कह रहा है, यानी हर एक की जो जरूरत है उसके मुताबिक शिक्षा देने की बात हो रही है। ये समानता के भी आगे समता की बात कर रहा है। सार्वभौमिकता की बात मैंने बताई दी कि अभी हर एक बच्चा इनरोल होगा, दर्ज होगा और पढ़ाई पूरी करेगा, ये बात कह रहे हैं। और इसमें समता पे ज्यादा फोकस है, बार बार ये कह रहे हैं। मगर साथ ही एक चीज इसमें बोला, स्पेशल जोन, स्पेशल एजुकेशन जोन। अगर कुछ लोग शायद युवाओं में से परिचित हैं, सेज एक शब्द है जो पहले भी आया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये वैसा नहीं है, बोला जाता है, पर कहीं ना कहीं मैंने सिर्फ ये शब्द इसलिए जोड़ा कि जब आप इस शिक्षा नीति को पढ़ो तो इससे कंपेयर करने की कोशिश करना कि क्या सेज जो आया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन और जब स्पेशल एजुकेशन जोन हम बोल रहे हैं, दोनों में कुछ समानता है क्या या बिल्कुल अलग है? दोनों के प्रभाव से क्या फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? थोड़ा इस नजर से देखोगे तो आपको समझने में मदद मिलेगी कि हमारी शिक्षा नीति हमें किस तरफ ले जा रही है। बेसिकली और कुछ चेंजेस हैं जो ये कह रहा है कि एक कमीशन बनाया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, मैंने बताया, और उसको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अध्यक्षता करेंगे, है ना। एक अकादमिक बैंक बनाया जाएगा, वो जो भी शिक्षा के लिए फाइनेंस करना होगा, अभी जैसे कि वर्ल्ड बैंक हमारा सब कुछ फाइनेंस कर रही है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश में तो वो स्कीम लागू भी हो गई जिसमें शिक्षा को लेकर वर्ल्ड बैंक ने पैसा भी लगाया और हम उस पर काम शुरू कर रहे हैं। फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत सारा चेंज कर दिया इन्होंने, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, ये भाषा होनी चाहिए, ये तरीका होना चाहिए, तो इस पर लगातार अध्ययन होना चाहिए, इस पर भी बात हो रही।
स्पेशल एजुकेशन जोन का मैंने बताया, जेंडर इंक्लूसिव, यही कि हर जेंडर के लोग इसमें शामिल हो पाए, उस पर फंड देंगे ताकि उनको शामिल किया जा सके। और टेक्नोलॉजी फोरम पे भी बात हो रही, जो आप लोगों ने कहा था ना वैज्ञानिकता की बात, तो तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा को लेकर भी बहुत सारी चीजें इसमें बदलाव की बात कही गई है। तो अगर अंतिम देखें, बहुत आखिरी बिंदु जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत सिंपल सा है ये, आप इसको देखिए। जिनको लगता हो वो आप अपने मोबाइल पे फोटो भी खींच सकते हो, या आप में से कोई भी चाहेगा तो मैं ये पूरा का पूरा पीपीटी भी बेसिक जो कुछ बिंदु जिसमें आप तुलना करिए और अपने लिए सवाल खड़ा करिए। पहले ढांचा था प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, उसमें 3 ही धारा। कान्हा माइक बंद कर दीजिए। पहले हमारी शिक्षा प्रणाली में हमारे पास 3 विकल्प थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के। अब नया शिक्षा नीति कहती है कि आप अपनी रुचि से कोई सा भी विषय चुन सकते हो, और जैसा मैंने बताया था, जब मन करे इस पढ़ाई को छोड़ के दूसरे में भी कूद सकते हो। तो आपको पहला विश्लेषण जो करना है कि इसका क्या असर होने वाला है हमारे शिक्षा सिस्टम के ऊपर भी और हमारे जीवन के ऊपर भी, जब आप लोगों ने कहा था कि शिक्षा हमारा भविष्य है। दूसरा पेडागोजिकल ढांचा जो बताया था, इसको भी आप समझ चुके हैं। 10+2+3 था पहले, अभी 5+3+3+4 है, और उसके बाद +5 भी है। फिर बोर्ड परीक्षा, ज्यादातर जो पुराने समय में रटंत विद्या थी, रटते थे, याददाश्त प्रणाली पे परीक्षा होती थी एक बार और उसी के आधार पे हमारा आकलन होता था। अभी ये कहा जा रहा है कि मूल योग्यता के आधार पे आकलन होगा, 2 बार परीक्षा होगी, और उसमें भी ये कहा गया है कि परीक्षा को भी बदलेंगे, जैसे कि 3री 5वीं 8वीं वर्ष में शायद हम बोर्ड परीक्षा और इस तरह की परीक्षा को देखेंगे, और बाकी कक्षाओं में अलग ढंग से परीक्षा को देखा जाएगा, उसको भी, और बोर्ड परीक्षाओं का तरीका भी बदला जाएगा। फिर डिग्री, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें कही गई है जो सोचने वाला है, आप लोगों को सोचना चाहिए। ये पहले 3 या 4 साल में हम लोग डिग्री लेते थे जब कॉलेज में पढ़ते थे, पर अभी ये बोला कि अगर आप एडमिशन लेते हो, सपोज कि आपने बीकॉम में एडमिशन लिया और आप 1 साल बाद आपका मन नहीं लग रहा है, जैसा बोल ही रहे हैं सब्जेक्ट बदल लो, 1 साल पढ़ के आपने छोड़ दिया तो आपको 1 साल बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल पढ़ के छोड़ दिया तो डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 या 4 साल पूरा किया तो आपको डिग्री मिल जाएगी, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मगर अब सवाल मेरे मन में तो ये आता है कि अगर मैंने 1 साल कॉमर्स का बीकॉम किया, मेरा मन नहीं लगा, मैं दूसरे साल जो है वो साइंस में चली गई, तो अब मेरे को सर्टिफिकेट किसका मिलेगा, कॉमर्स का मिलेगा कि साइंस का मिलेगा। तो इस तरह के सवाल है जो आप भी खुद भी सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे ये शिक्षा नीति हमें अलग डायरेक्शन में चीजें दे रही है, उसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी। व्यवसायिक शिक्षा की जहां तक बात है, पहले सीधे लिंक नहीं था ये कहा गया है शिक्षा प्रणाली, पर अभी 6वीं कक्षा से ही कौशल आधारित शिक्षा को जोड़ दिया गया है, इंटर्नशिप को जोड़ा गया है, ताकि बच्चे जो है अलग अलग कौशल से जुड़े। पर मैं फिर दोहरा रही हूँ, किस तरह के कौशल, इसमें कृषि आधारित कौशल की बात हो रही है, इसमें क्या उन कौशलों की बात हो रही है जिससे हम बहुत आर्थिक स्तर पर ऊपर तक जा पाएंगे, या बिल्कुल जो मजदूरी या श्रमिक वर्ग के आधार पे जो कौशल चाहिए उसकी बात हो रही, इस नजर से थोड़ा देखेंगे तो मदद होगी। फिर मार्कशीट स्कोरिंग, जैसे मैंने कहा था कि परीक्षा होती है और मार्कशीट के आधार पे हमारा आकलन होता है, जो कई सारे बच्चों को आत्महत्या तक ले भी जाती है। पर इसमें बदलाव की बात की गई है कि 360 डिग्री मूल्यांकन पद्धति होगी, मतलब पहले दिन से वो प्रक्रिया चालू होगी, हर स्तर पे एक दूसरे से, जो हमने कहा था सहभागिता से सीखना, तो यहाँ पर सहभागिता से मूल्यांकन होगा, हमारे दोस्त, हमारे सहपाठी हमारे मूल्यांकन करेंगे, हमारे पेरेंट्स हमारा मूल्यांकन कर पाएंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। कितना लागू होगा वो बात की बात है। फिर प्रवेश परीक्षा, आप लोगों को शायद याद हो, पिछले दिनों न्यूज में बहुत था, कई तरह की प्रवेश परीक्षा होती है। आप 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, उसके बाद भी इंजीनियर बनने के लिए आपको एग्जाम देना है, उसके बाद भी डॉक्टर पढ़ाई करने के लिए आपको एग्जाम देना है, और उसमें भी कई लेवल पे एग्जाम होते हैं, हर एक को पास करने के बाद आप पढ़ते हो। पर इस शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि एक ही प्रवेश परीक्षा हो। अब ये कैसे सच में फायदेमंद होगा, कैसे ये सच में लागू होगा, वो अभी तो पता नहीं है, बट ये बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। तो क्या ये हम सब के जीवन के लिए, जिस शिक्षा को हम भविष्य सोच रहे हैं, उस तक पहुंचा पाएगा? आप लोगों ने जो अभी सपने देखे थे, जो शुरू में मुझे शिक्षा के लिए कहा था कि शिक्षा का मतलब सीखना,
मन की करना, जीवन जीने की कला, अपने सपनों के लिए, भविष्य के लिए आगे बढ़ना, ये शिक्षा की उड़ान क्या इस शिक्षा नीति से पूरा हो रहा है? क्या आप इस शिक्षा नीति के साथ अपनी उस ऊंचाई तक जहां तक उड़ना चाहते हैं आप पहुंच पाएंगे? मेरे सवाल हैं जो आप अपने लिए सोचिए। न्यूनतम शिक्षा की आवश्यकता, आखिरी बच्चे तक शिक्षा की पहुंच क्या हम लोग इस शिक्षा नीति से बना पा रहे हैं? निजी और सार्वजनिक जो दो हिस्सा बार बार दिखाई दे रहा है, ये एक तरफ कह रहे हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, पर दूसरी तरफ ये भी बता रही है ये शिक्षा नीति कि सब कुछ एक प्राइवेट बॉडी कंट्रोल करेगी। तो कैसे प्राइवेट बॉडी सार्वजनिक जीवन तक ये चीजें पहुंचाएगी? फीस एक जगह तय हो रहा है, सामान्य नियामक वो एक जगह तय कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे अगर हमारे सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं तो राज्य के हाथ में क्या चीज होगी? जब ये कहा जा रहा है भाषा, क्षेत्रीय भाषा में पाठ्य सामग्री बननी है तो वो कैसे बनेगी? क्या मौजूदा आंगनवाड़ी सिस्टम में जो हमारे बच्चे जिनके लिए बोला शुरू का 5 वाला साल जो है प्री प्राइमरी जो है वो शिक्षा से जुड़ेगा, तो आंगनवाड़ी के स्तर पे क्या हम इतनी सक्षमता विकसित कर पाएंगे? साथ में हमारे जो टीचर्स हैं जो सालों से एक ही तरह के पैटर्न में पढ़ा रहे हैं, वो अभी इस नए वाली प्रणाली को स्वीकार करने के लिए इतनी जल्दी तैयार होंगे और क्या उसको लागू कर पाएंगे, उसको सीख पाएंगे? शिक्षकों की जो व्यवस्था इसमें बोली गई है, जबकि इस संदर्भ में भी इसको देखने की जरूरत है कि हमारे मध्य प्रदेश में अभी करीब 26,000 स्कूलों को बंद करने की बात हुई है। अभी बहुत सारे सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। ऐसे में जब हमारे लिए स्कूल कम हो रहे हैं, कैसे हमारा हर बच्चा स्कूल तक पहुंचेगा? ऐसे में जब स्कूल दूर हो रहे हैं, कैसे हर लड़की स्कूल तक पहुंच पाएगी? क्योंकि जैसे ही स्कूल की दूरी बढ़ती है, लड़कियों के पढ़ने की संभावना और कम हो जाती है। ऐसे में जब सब कुछ एक निजी हाथों में जाने वाला है, तो कैसे वो गरीब, वंचित या स्पेशल जो ग्रुप है वहाँ के बच्चे, अल्पसंख्यक बच्चे या जेंडर के आधार पे देखने जाएं तो वंचित बच्चे वो शिक्षा तक पहुंच पाएंगे? ये सारे सवाल हैं जो हमें समझना है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शिक्षा नीति को लेके शिक्षा नीति को लेके अगर हम देखें तो अभी ओके के लिए तो अगर हम ये देखें कि मैंने जो आप लोगों के साथ अभी शिक्षा नीति की जो बात की है, अब मैं आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ कि आपके कोई सवाल है, आप कोई बात जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज खुले रूप से अपनी बात जरूर रखें। जैसे मैंने पूरी शिक्षा नीति आपसे बात नहीं की है, केवल उतनी मैम आवाज नहीं आ रही। शिक्षा नीति की बात मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम आवाज बहुत clear नहीं आ रही। तो आप लोगों से आमंत्रित है सवाल, ये कोई बात आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है इस नीति को समझने के बाद प्लीज माइक ऑन करिए और आप बोल सकते हैं। हेलो मैम आवाज आ रही? हेलो हेलो आवाज आ रही? हाथ उठाए थे बीच में। हेलो चाहते हैं, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है। मैम अटक अटक क्या आ रही है आपकी आवाज? मैम सॉरी आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो अभी मैं ये कह रही हूँ कि मैंने शिक्षा नीति के बारे में आपसे बात की। अब आप लोगों के कोई सवाल हो तो प्लीज आप रखें, और जरूरी नहीं है सवाल हो, आपके मन में इसको सुनने के बाद क्या ख्याल आ रहा है इस वक्त कि क्या मैम आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं साफ आ रही आपकी। नहीं आ रही।
मैम आप नहीं आ रही है भाई मैम आवाज? अभी आ रही है आवाज? नहीं आ रही मैम अटक अटक के आ रही है, पहले सही थी वैसी आ रही है आवाज। 2 मिनट दीजिए क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या तकनीकी दिक्कत है। एक मिनट, तब तक आप अपने सवाल सोच के रखिए ताकि आप शेयर करें, या तो आप बोलिए क्योंकि मुझे आपकी आवाज आ रही, तो आप लोग बोलना शुरू करिए, तब तक मैं अपना चेक करती हूँ। गायत्री आप बोलोगे? आपने हाथ उठाया था कुछ बोलने के लिए। मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। मेरा नाम लक्ष्मी कुशवाहा है और बचपन संस्था से हूँ, भोपाल से। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मैम, आ रही है मैम। आ रहे मैम। तो ये जो शिक्षा नीति को हमने समझा है, उस पर मैं थोड़ा सा अपना विचार रखना चाहती हूँ। जब हम लोग पहले से काम कर रहे थे शिक्षा पे, यदि 2002 की बात करें या 2010 में शिक्षा अधिकार कानून आया तब की बात करें, तो पहले बहुत सारी संभावनाएं थी बच्चों के साथ में जब हम लोग काम कर रहे थे। तो जैसे अनूपा जी ने अभी बताया कि जब परीक्षा की बात करते हैं तो बहुत सारे केस हमारे सामने आए कि बहुत सारे बच्चे फांसी लगा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और जब इतना सारा हम लोगों ने लड़ाई की कि बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, बच्चों को परीक्षा का डर नहीं होना चाहिए, इन सारी लड़ाइयों के बाद में जब शिक्षा अधिकार कानून आया और उस कानून में कहा कि 8वीं तक के बच्चों के लिए कोई परीक्षा का प्रावधान नहीं होगा, उनके मन में कोई डर नहीं होगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात भी लग रही थी उस समय कि ये बहुत अच्छा है कि बच्चों के ऊपर एक प्रेशर नहीं है और वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ये एक अलग बात है कि स्कूल में किस तरह से पढ़ाई हुई और वो बच्चों का बाद में मूल्यांकन हुआ तो उनका स्तर जो भी निकला वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हम फिर से बच्चों की परीक्षा की बात देख रहे हैं कि फिर से बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। और वहीं यदि हम देखते हैं तो स्कूल कम हो रहे हैं। तो मतलब इस नीति पे तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि हमारे बच्चे जिनके लिए हम इतने सालों से लड़ रहे हैं कि सारे बच्चों को पढ़ाई मिले, सारे बच्चे शिक्षित हों, तो वो बच्चों की कहीं शिक्षा दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल सही बात है लक्ष्मी, आपने बहुत जरूरी पॉइंट उठाया कि यही जरूरी है हमको इसी अलग अलग नजरिए से देखने की कि जिसके लिए हम इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, दरअसल आखिरी में आके देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो सारी लड़ाई व्यर्थ गई है। तो क्या अब इसके आगे हमें किस तरह से इसे देखना होगा, क्योंकि जब परीक्षा नहीं, पर ये भी हो सकता है कि उसको हम दूसरे तरीके से भी देखें कि परीक्षा नहीं होने के लिए तो हम पहले भी यही कह रहे थे ना, कई एक दो हिस्सा है। एक हिस्सा है जो बार बार कहता है परीक्षा होना चाहिए क्योंकि परीक्षा नहीं होने से बच्चे सीख नहीं रहे हैं, पर दूसरा एक हिस्सा है जो ये भी कहता है कि परीक्षा जो है बच्चों में डर पैदा करता है तो वो नहीं होना चाहिए। तो क्या वो रास्ता है, क्या वो तरीका है जो सच में, जो शुरू में सबने कहा था ना कि सीखना एक मकसद है शिक्षा का, तो वो कैसे पूरा हो, इनमें से कौन सा वो रास्ता होगा और कैसे ये शिक्षा नीति वहां तक हमें ले जा पाएगी। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही लक्ष्मी। बिल्कुल सही है जी। और कोई साथी अपना बात जोड़ना चाहते हैं? आदिल आप कुछ बताओगे, आपको क्या लगा ये शिक्षा नीति को सुनने के बाद? हेलो मैडम। हाँ जी। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो आज के स्कूल में ना
जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं लेकिन कुछ पढ़ नहीं पाते, और जो प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा मिल रही है वो सरकारी स्कूल में भी मिलना चाहिए ना मैडम। बिल्कुल आपकी बात सही है, और वही इस नीति में तो यही बोला गया कि सबका एक जैसा होगा, मगर जब हम देखते हैं गहराई से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि सच में ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग भी जो हम सालों से लड़ाई कर रहे थे तो हम बार बार यही कह रहे थे कि प्राइवेट सरकारी सब स्कूलों में एक जैसी पढ़ाई होनी चाहिए, पर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ऐसा होगा। पर हाँ, अभी हम लोग सब मिलके इस बात के लिए और दबाव डाले और रास्ते ढूंढे तो शायद हम वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बना सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में मैडम जितना प्राइवेट स्कूल में बच्चा जो पढ़ता है ना वो सरकारी स्कूल में नहीं मिलता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में बहुत सारे सर मैडम स्कूल कोई जाता है नहीं जाता है, बहुत सारे तो सर मैडम भी वहां जाते हैं और घूम फिर के आ जाते हैं, बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है ये सब कुछ देखते हैं, आ रहेगा तब भी नहीं, अगर नहीं भी आ रहेगा ना मैडम तो भी बोल देते कि हाँ बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो सर मैडम को ज्यादातर वही ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल स्कूल बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं की बात में मैं जोड़ूंगी कि ये ध्यान देना सिर्फ सर मैडम को नहीं, हमको भी देना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सर मैडम नहीं आ रहे हैं तो हमें जाकर थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा, हमें बीच बीच में मॉनिटरिंग करनी होगी, अगर क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाने की, तो अगर वो ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं तो क्या हम उसको देख पा रहे हैं, थोड़ा ये दबाव के स्तर पे काम करना पड़ेगा। और इसीलिए आज सब युवाओं को जोड़ा है ना कि ये समझ पाए कि हमारी क्या भूमिका है, कि हम कैसे इसको तेजी ला सकते हैं, कैसे हर बच्चे को शिक्षा तक पहुंच बनवा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में गाँव के बहुत सारे जो बच्चे हैं ना मैडम, गांव के माँ बाप बोलते हैं कि 2 बच्चे पढ़ाएंगे और 2 बच्चे घर काम करेंगे, बहुत सारे बोलते हैं कि क्या चाहिए, गांव के लोग बकरिया या ढोल कुछ भी रहता है वो चराएंगे और 2 बच्चे पढ़ेंगे। शहर के बहुत सारे गांव के बच्चे भी मतलब माँ बाप नहीं पढ़ाते। जी जी, मैं आपकी बात समझ गई। अभी एक और कोई साथी दूसरा कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो आप माइक थोड़ा बंद कर देंगे ताकि हम उनसे भी बात कर ले। हाँ विकास, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैम नमस्ते। हाँ जी विकास। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ उसमें जो शिक्षा नीति में एक ये भी जुड़ा हो, हम बच्चों को जब कक्षा 1 से एडमिट कर रहे हैं तो वहाँ के शिक्षकों को ये भी होना चाहिए कि बच्चा जब हम एडमिट कर रहे हैं वो कक्षा 5वीं पास कर रहा है, उन बच्चों को उस लेवल का आना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूल, सरकारी स्कूल की बात मैं बता रहा हूँ, बच्चे जहाँ पे है वो 5वीं तो करे लेकिन उनको आनाराम भी ना आ रहा है, ना मात्रा आ रही, ना पढ़ना आ रहा है शब्द, मतलब वहाँ के टीचरों को भी मतलब शासन में बदलाव करना चाहिए, शासन को टीचरों का ये मतलब टीचर या तो कम्युनिटी में जाए, उनके पेरेंट्स से बात करे और फिर शिक्षा को लेकर मतलब स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई हो, ताकि जो गरीब वर्ग बच्चा मतलब मध्यम वर्ग है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना पहुंचाएगा, सरकारी में ही पढ़ाएगा ना मैडम। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार को ये नियम भी बदलना चाहिए टीचरों के ऊपर कि अच्छी पढ़ाई कराए, मतलब वहाँ स्कूलों जहाँ भी वो मतलब प्रमोट है, ताकि वहाँ का बच्चा पढ़ाई से छूट ना जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी मैडम अभी की बात बता रहा हूँ 20 में 19 में 8वीं पास तो कर ली उन्होंने है ना, पर लेकिन उनसे 9वीं नहीं पास हो रही और 9वीं पास फेल हो जाते और पढ़ाई छोड़ रहे। बिल्कुल। तो विकास बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने, पहले जो बात कर रहे थे उन्होंने भी यही कहा था, पर हम लोगों को थोड़ा इस तरह से भी देखना होगा विकास कि क्या सच में ये केवल उस शिक्षक की जिम्मेदारी है, हम अभी समुदाय के लोग किस तरह से भागीदारी कर रहे हैं, और अगर एक शिक्षक सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे तो हम लोग कैसे उसको थोड़ा दबाव बनाएं, थोड़ा प्रोत्साहित करें और अपने बच्चों को सही शिक्षा मिल पाए, इसके लिए थोड़ा सा पैरवी भी करें, आगे आए, तो हो सकता है हम इन स्थितियों में बदलाव कर सकते हैं। और इसी के लिए शायद आपको पता होगा कि स्कूल प्रबंधन से विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, SMC बोलते हैं, जो हर स्कूल में बना है, जिसमें पेरेंट्स की भी भागीदारी रहती है। तो कैसे उसको सक्रिय करें ताकि टीचर पे भी एक दबाव बने कि टीचर ढंग से पढ़ाए और हमारे बच्चे सीख पाए, क्योंकि बिल्कुल ये हमारा पहला हक है सरकारी
स्कूल। हमारा हक है क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, हम टैक्स भरते हैं, हम इस देश में एक नागरिक के तौर पे वोट भी करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो हक हमें मिले, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम इसके लिए थोड़ी सी पैरवी की भूमिका में आ जाएंगे। और मैडम एक सवाल बना दिया हो उसके। हाँ जी, हाँ विकास। मैडम एक सवाल मेरा है, जैसे आंगनवाड़ी की जैसे बात आई इसमें, जैसे आंगनवाड़ी में बच्चे जाते हैं, मतलब 5 साल के बच्चे, 4 साल 5 साल के बच्चे, और वहाँ की कार्यकर्ता मैम हो या सहायिका हो, तो उनको उन बच्चों के साथ में एजुकेशन के लिए बात हो, मतलब उनको वर्ण पढ़ाए, अल्फाबेट पढ़ाए, कुछ तो सीखे वहाँ से, ताकि वो स्कूल में जाके और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके। मतलब शासन को नियम लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत जरूरी बात कही। और आपको याद होगा मैंने शिक्षा नीति में बताया कि अभी शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी बोल के वही 3 साल को शामिल किया है, और वो तैयारी हो रही कि वो भी आंगनवाड़ी को भी स्कूल की तरह उसी तरह से प्रक्रिया में लाए। हालांकि शायद आपको ये पता होगा कि आंगनवाड़ी में ये ऑलरेडी है। अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरी ट्रेनिंग मिलती है कि बच्चों को खेल खेल में वो बहुत सारी चीजें सिखाए। अब वो कितना करते हैं वो अलग बात है, मगर प्रावधान तो अभी ऑलरेडी है, पर वो हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे, हो नहीं रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा, वो सिर्फ दलिया मिलता है या खाने को मिलता है और वहाँ खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। जी मैडम, बच्चे जाते हैं उनको दलिया देते हैं और वापस पहुँचा देते हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ हर्षा। हाँ मैम, मेरा एक प्रश्न था, जैसे नई शिक्षा प्रणाली में कहा कि भारतीय संस्कृति में शिक्षा, तो उस चीज को मैं नहीं समझ पाई। बढ़िया प्रश्न है हर्षा। जैसा कि मैंने कहा, एक तो भाषा वाला हिस्सा इसमें शामिल हुआ है और फिर भारतीय संस्कृति। तो ये अपने आप में सवाल है कि भारतीय संस्कृति का शिक्षा का क्या अर्थ है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कहूँ, मेरी एक विचारधारा अलग हो सकती है, मैं किसी एक खास तरह की विचारधारा में विश्वास रख सकती हूँ, पर जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत एक विविधता भरा देश है, जहाँ पर हम बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारी अलग अलग जातियों में हम विभाजित हैं, बहुत सारे कल्चर डिफरेंसेस यानी संस्कृति हमारी अलग अलग है ना, और एरिया वाइज जिस एरिया में रहते हैं उसके हिसाब से हमारे अपने कस्टम, अपनी परंपराएं हैं। तो ऐसे में जब हम ये कहते हैं कि हम शिक्षा में संस्कृति को शामिल करेंगे, तो ये सवाल यही है कि कौन सी संस्कृति शामिल होगी, किसकी संस्कृति शामिल होगी। क्या हम लोग सारे संस्कृति को शामिल करने वाले हैं? क्या हम लोग आदिवासियों की जो अपनी परंपराएं हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं? क्या हम लोग बहुत जो पुराने समय में, बहुत साल पुराने जो परंपराएं रही होंगी, वो उस समय के लोगों के, उस समय के वर्ग का अपनी संस्कृति को दर्शाता है, उसकी बात करने वाले हैं? क्या हम मुस्लिम वर्ग की बात करें, क्या हम हिंदू धर्म की बात करें? मतलब धर्म की बात करने वाले, संस्कृति की बात करने वाले, बहुत अपने आप में ये सवाल है जिसका कोई बहुत स्पष्ट जवाब हमें नीति में तो नहीं दिखाई पड़ता है, और एक तरह का खतरा भी दिखता है इसमें, क्योंकि जब हम संस्कृति बोलते हैं तो जैसे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम किसी एक ही विचारधारा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही हो सकता है जब हम संस्कृति बोलेंगे तो एक खास तरह की संस्कृति हमें सिखाई जाएगी। जैसे सिंपल एक एग्जांपल दूं मैं, मुझे याद है 20 साल पहले जब मैं बहुत सारे महिलाओं के समूह के साथ काम करती थी, तो जो आदिवासी महिलाओं के साथ काम करती थी उनमें मैंने कभी नहीं देखा वो बहुत घूंघट कर रहे हो बहुत ज्यादा, या ये घूंघट तो चलो ठीक है, देवी पूजा और ये सब मैंने कभी नहीं देखा था उन आदिवासी महिलाओं में। पर आज मैं जब देखती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि वो लोग भी नवरात्रि उपवास कर रहे हैं, और बहुत सारे आदिवासी पुरुष जो हैं वो उसी तरह की परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं जो नॉर्मली हिंदू धर्म में हो रहा है। तो हमने देखा कि कैसे एक से दूसरे में वो जंप कर गए, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है, उसमें ढलते जा रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे एक सवाल है कि कौन सी संस्कृति उन्हें प्रभावित कर रही है। तो अगर हम जब शिक्षा की बात करेंगे वहां भी अगर ऐसा होने वाला है कि कोई एक खास संस्कृति अपना छप्पा सब पे डालने वाली है, तो वो हमारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि भारत की खास पहचान पूरी दुनिया में इसकी विविधता के लिए है कि हम ये नहीं है, हम ये हैं और फिर मिला के ये बने हैं। तो अगर हम ये बने हैं इतने सारे लोग मिलके, तो कैसे हम लोग एक संस्कृति की बात करेंगे? तो ये
हम लोगों के लिए भी सोचने वाली बात है। और हम हमारे मन में, किसी के भी मन में अगर इसको लेके कोई सुझाव है, कोई ख्याल है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इन भावनाओं को ऊपर तक पहुंचाएं। वो जो भी राष्ट्रीय नियामक होगा वो इन बातों को सुने, ताकि जब वो नियम बना रहा हो तो हमारा दबाव बने उस पे कि किस तरह की चीज जानी चाहिए और किस तरह की चीज को रोका जा सकता है। क्योंकि मैम जहाँ तक मेरी समझ है या फिर एक कॉमन हम बात को लें तो संस्कृति का लोग ज्यादातर लोग महिलाओं से जोड़ते हैं कि संस्कृति मतलब महिलाओं को इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए, कि ये फॉर एग्जांपल वैलेंटाइन डे बनाना हमारी संस्कृति में नहीं है। तो मैम ये चीज बहुत ज्यादा मतलब प्रश्न बना रही है दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल हर्षा, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति का जो सारा दारोमदार है वो महिलाओं पे जो डाला जाता है, पर अलग अलग नजरिए से आपने बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए तो हमने ये बातचीत शुरू की है कि हर व्यक्ति सोच पाए अलग अलग नजरिए से, कि आपको संस्कृति दिखाई दी है ना, विकास को जो है वो बच्चों की अगर पढ़ाई नहीं होगी वो दिखा, तो लक्ष्मी को ये दिखा कि कैसे परीक्षा वाला सिस्टम अगर खत्म हो रहा है तो क्या बच्चों पे असर होना है। इसी अलग अलग नजरिए को लेते हुए हमें एक साथ बढ़ना पड़ेगा कि कैसे सबके लिए एक जैसी शिक्षा हम तक पहुंच पाए। आदिल, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आदिल। नो मैम, कुछ भी नहीं। तो आपको क्या लगा? मैं आपसे पूछना भी चाह रही हूँ, आपको सुन के क्या लगा? हम क्या जो शिक्षा सोच रहे हैं वो मिलेगा इस नीति के आने के बाद? और कोई साथी को जोड़ना चाहते हैं? मैम मैं ये चाहता हूँ जैसे बदलाव हो तो रहा है, लेकिन जैसे मैंने अभी गवर्नमेंट टीचर से बात करी थी 19 सितंबर को। हाँ। जैसे अपने पास बालिका आती है सेंटर पे पढ़ने, उन्होंने 5वीं मतलब पास कर ली ना, मतलब उसको ना तो हिंदी पढ़ते आ रही ना वर्ड अल्फाबेट आ रहा है। ओके। तो मैंने बालिका से बात की, मैं बेटा ये कितनी पढ़ती है? तो उन्होंने बताया सर 5वीं अभी पास करी इसने। तो मैं सर ने इसको कैसे पास कर दी? तो बोले कि सर कर दी पास। तो मैं उनके पास गया, सर जी पास गया, गवर्नमेंट टीचर है, मैं सर आपने 5वीं कैसे पास कर दी? तो उनका ये कहना है कि हमें आगे से आर्डर है। तो क्या ये संविधान में ऐसा लिखा था कि बच्चा ना पढ़े भले उसको कुछ भी ना आए और उसको पास कर दे? ये सही नियम था, स्वयं हमने बनाए। विकास नहीं, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना शिक्षा नीति की, है ना, ऐसा अलग अलग समय में नीतियों पे काम होता है और अलग अलग तरह की नीतियां बनती है और उसके आधार पे कुछ नियम तय किए जाते हैं। तो ये बीच में तय हुआ था कि क्योंकि यही हो रहा था बार बार बात की पढ़ाई का एक जो दबाव होता है परीक्षा को लेके, वो बच्चों को सीखने से रोकता है, तो उस डर से बाहर निकालने के लिए परीक्षा को बंद किया जाए। मैंने शुरू में ही कहा था ना कि दोनों तरह के प्रभाव है, सकारात्मक भी होगा नकारात्मक भी होगा। तो ये भी जैसे आपने कहा, लक्ष्मी भी ये कह रही थी, बहुत सारे लोगों ने यही बात कही कि जब परीक्षा नहीं होता है तो फिर बच्चे कुछ सीख ही नहीं रहे। पर कई बार भी देखना जरूरी है विकास की सिर्फ परीक्षा माध्यम नहीं है ना। मतलब मेरे बच्चे मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा कुछ इसलिए सीखे कि उसको परीक्षा देनी है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को सीखना इसलिए है कि उसके जीवन में बदलाव आए, वो सीख कर कुछ एक अच्छा इंसान बन पाए, है ना। तो परीक्षा उसका लक्ष्य नहीं है, परीक्षा केवल एक माध्यम है ये देखने का कि इतनी पढ़ाई जो हुई है कि उसको समझ आई या नहीं आई, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ और फिर से करना है क्या। तो एक जांचने का तरीका है, पर उसको हम आखिरी लाइन बनाते हैं परीक्षा को, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस नजरिए से। पर दूसरा आपका जो सवाल है उसको भी देखना पड़ेगा कि अगर परीक्षा नहीं लेने से बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं सीख रहा है तो वो कौन से तरीके होंगे कि हम बच्चों को जोड़े रखें और वो सीखता भी जाए, है ना। तो ये दोनों तरीके से हमको बात को समझनी पड़ेगी। शिक्षा का मतलब ये है कि हम सीखें, तो परीक्षा बस लेने से तो हम सीख नहीं रहे ना रट रट के। तो अभी आप में से किसी के कोई सवाल है या कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम लोग अपनी बातचीत को समाप्त कर सकते हैं। पर मेरा एक रिक्वेस्ट फिर से है, जो जिन साथियों ने अपने नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखे हैं, अपना नाम, फोन नंबर, जिले का नाम, वो प्लीज लिख दीजिए ताकि आपका संपर्क नंबर हमारे पास हो तो हम आपसे फिर संपर्क कर पाएंगे उसके कारण। तो प्लीज चैट में लिख दीजिए आपका नाम, किस जिले से है, किन से जुड़े हैं और आपका फोन नंबर क्या है।
बस मुझे थोड़ा सा जोड़ना था। लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ लक्ष्मी बोलिए। मेरा परीक्षा को लेके कुछ बहुत ये नहीं है, मैं परीक्षा के पक्ष में नहीं हूँ। बस मेरा कहना ये था कि हम ये कह रहे थे कि बच्चों की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात रही। लेकिन हमने जब बच्चों के स्तर देखे, जैसे अभी बाकी साथी भी जोड़ रहे थे कि एक बच्ची 5वीं क्लास पास करके आई है और उसको कुछ नहीं आ रहा है, तो जो एक सीखने का स्तर था वो स्कूल लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे उस तरह से उन्होंने काम नहीं किया। वो एक काम उनको करना था कि एक जो सिलेबस तैयार था कि उस बच्चे को इतना पढ़ना आना चाहिए, तो ये उनके तरह से ढील रही है, वो उनको पूरा करना था। तो यही होना भी था, तभी बच्चे आगे भी बढ़ पाते। बिल्कुल मतलब बच्चों के, हाँ महत्वपूर्ण बात है। और यही मैं कह रही थी ना कि मतलब एक कागज में लिखा एक चीज और उसका क्या इम्प्लीमेंट हुआ वो देखना है ना। और हम सब यही चाह रहे थे कि बच्चे सीखें, पर अल्टीमेटली सीख तो पाए नहीं ना, चाहे ये वाले तरीके से या उस तरीके से। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वही तो ढूंढ रहे हैं कि क्या ऐसा तरीका हो जिससे बच्चे सच में सीखें और अंतिम लक्ष्य जो शिक्षा का है वो हमको मिले। सही है। तो कुछ इसीलिए इस नीति को और समझना जरूरी कि क्या ये हमको सही डायरेक्शन में ले जाएगा या और उल्टे जगह ले जाने वाला है ना। ऐसे अगर बहुत सारा कंफ्यूजन खड़ा कर रहा है अगर हमारे लिए, तो फिर क्या सच में हम लोग वाकई उस सपने तक पहुंच पाएंगे जहां हम देखना चाहते थे कि हर बच्चा पढ़े, हर लड़की हर लोग पढ़ पाए और शिक्षा का वो जो लक्ष्य है जीवन चलाने की कला सीखें, वो हो पा रहा है क्या, वो कैसे हो पाएगा, है ना। बिल्कुल सही है, नहीं तो हम इसी कंफ्यूजन में उलझ के रह जाएंगे और बच्चे पिछड़ जाएंगे। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं आप सबसे एक आखिरी बात जो कहना चाहती हूँ कि ये बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अपने स्तर पे विश्लेषण करना शुरू करना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं घंटी बजाने, कोई आएगा नहीं हमें आग से बचाने, अपने ही घर में आग लगी है और हमको ही पानी डालना पड़ेगा, हमको ही तरीके सीखने पड़ेंगे इस आग को बुझाने के लिए। तो अगर इतने सारे कानून नीतियों में बदलाव हो रहा है तो थोड़ा समय लगाएं, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा खुद से नहीं समझ आ रहा है तो किसी से मदद लें, किसी को शामिल करें, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं होती किसी से पूछने में। मैं आज भी पूछती हूँ लोगों से, मैं आज भी सीखती हूँ, क्योंकि मैं पूरी पर्याप्त तो कभी नहीं होंगी ना किसी भी चीज को समझने के लिए। आप में से भी जो लोग बात बोल रहे हैं वो भी मुझे एक नया नया नजरिया दे रहा है। तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी की नए नए चीज जो आ रहे हैं हमारे सामने उनको जाने, पढ़ें और अपनी राय रखें। और आज आप सब लोग जो इसमें शामिल हुए हो, जैसा कि फरीदा ने शुरू में बताया था IYF के बारे में, इंडियन यूथ फेडरेशन, मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस समूह के साथ जुड़े और युवाओं की आवाज को मजबूत बनाएं। क्योंकि अब हम लोग तो एक तरह से हमारी एक लेवल पार हो गए, अभी हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, चाहेंगे तब भी। तो जो भी करना है, जैसा भी इस देश को एक रूप देना है, वो अब आपके हाथों में है। तो आप जितना ज्यादा समझेंगे, जितना ज्यादा शामिल होंगे, उतना अधिक आप ये कर सकते हैं। तो प्लीज अपनी भागीदारी करिए। आपको जो भी मन में लगता है ये बोलना है तो बिल्कुल बोलिए। आदिल, आप बार बार पूछ रहे हो नेक्स्ट मीटिंग कब है। मैं तो नहीं करूंगी नेक्स्ट मीटिंग, क्योंकि आपने कुछ नहीं बोला, मैंने पूछा मुझे, तो मैं सुनना चाहती थी कि आदिल को क्या लगा इस पूरी बातचीत के बाद। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ हम सब बार बार जुड़ें, जो आपके मन में है। ओके, प्रश्न है 11वीं और 12वीं के लिए गवर्नमेंट स्कूल में पूरे सब्जेक्ट ना होने के कारण, क्या लिखा है, ओके सारे सब्जेक्ट नहीं होने से बाहर जाना होता है, तो वेरी गुड। तो ये प्रश्न किया है कि गवर्नमेंट स्कूल में कई बार कुछ सब्जेक्ट होते हैं पूरे नहीं होते हैं और इसकी वजह से कई बार लड़कियों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। और अभी तो जैसा मैंने कहा, ये शिक्षा नीति तो ये कह रही है कि अब सब तरह के स्कूल, सब तरह के सब्जेक्ट होंगे और जब मन करेगा इसमें से कूद के उसमें भी जा सकते हो। तो ये मुझे लग रहा है, मतलब अगर ये हो गया जो नीति कह रही है, अगर ये हो गया तो आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, वो कह रहा है। मगर वो यह भी कह रहा है ये नीति कि प्राइवेट कॉलेजेस भी होंगे,
है ना, और बाहर से विदेशी संस्थाएं भी आएंगी, तो अब वो कंपैरिजन तो हमेशा बना रहेगा ना प्राइवेट और सरकारी का, तो उसमें कितनी जगह हमें मिल पाएगी, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमें मिल पाएगी, ये तो सवाल रहेगा। पर चलो, आप अगर सोचते हो कि ये सब्जेक्ट नहीं होने से लड़कियां छोड़ देती हैं, तो ये तो नीति कह रहे हैं कि अब सारे सब्जेक्ट होंगे, तो शायद कोई लड़की ना छोड़े। एक अच्छा बिंदु हो सकता है इस नीति के कारण ये हो जाए, अगर लागू होता है तो, है ना। तो ये एक संभावना है, पर अभी पक्का नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा इसके बाद। तो अभी आज के लिए मुझे लगता है इतना ही मैं शिक्षा नीति का बताना चाहती थी। आप में से अगर किसी को भी लगता है और पढ़ना है और जानना है और समझना है, तो बिल्कुल आप गूगल पे टाइप करिए, हिंदी में भी आपको अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। इवन दूसरी भाषाओं में भी बहुत ट्रांसलेशन हुए हैं, बंगाली में तो मैंने देखा है, तमिल देखा है। तो आप जिस भी भाषा को समझते हैं, जानते हैं, उसके पढ़ने के लिए आप गूगल पे सर्च करिए, पढ़िए, और उसके बाद जो सवाल उठते हैं आपके मन में, विश्लेषण करिए और हमको मौका दीजिए कि फिर से हम लोग जुड़ के उस पर बात कर पाए कि हम क्या कर सकते हैं इस नीति के आगे क्रियान्वयन में। इस नीति में जो चीजें हमें सही नहीं लग रही है उसको रोकने के लिए, या इस नीति का जो बेहतर पक्ष है उसको सच में लागू करवाने के लिए कैसे एक युवा फोरम के रूप में हम लोग आगे बढ़ के दबाव बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ उसके लिए, और आप सबको धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों ने इस चर्चा में सहभागिता की। आप लोगों ने जो शुरू में मेरे साथ साझा की, अपने विचार राय रखे, वो बहुत महत्वपूर्ण थे, और मुझे लगता है वही रास्ता दिखाती है हमें आगे बढ़ने के लिए। तो आगे भी मैं एक लास्ट आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि चैट में आप डालिए, क्योंकि हम लोग युवा समूह के तौर पे जुड़े हैं, एक यूथ हमारा समूह है, तो आगे आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे आप बात करना चाहते हो, आप चैट में लिख सकते हो। आपको लगता है इस विषय पे भी बात होनी चाहिए हमारे इस यूथ फेडरेशन में। ओके किरण, और एक नहीं, आप 3-4 सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, एक ही सब्जेक्ट जरूरी नहीं है ना। तो आपको लगता है जिस जिस विषय पे बात होनी चाहिए प्लीज वो लिखिए। और इस दौरान मैं आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुभम, मैं चाहूंगी कि फॉर्मली आप सबको धन्यवाद करो, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस यूथ समूह को आप लीड कर रहे हो, और उसके बाद फिर मैं आर्ची को भी कहूंगी कि वो सबको कुछ बोलना चाहती हैं तो वो भी जोड़ सकती हैं। आर्ची। हेलो जी। हाँ थैंक यू। मुझे आज का ये जो आप लोगों का वेबिनार है बहुत ही अच्छा लगा, एंड मैं पर्सनली मतलब कि इंडियन यूथ फेडरेशन के तौर से मैं सबको ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि टाइम निकाल के आप लोग आए और इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से डिटेल में आप लोग समझे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे, और ये भी बोला कि इंडियन यूथ फेडरेशन को आगे कौन सी दिशा में काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। तो आप लोगों का सबका पॉइंट हम लोग ले चुके हैं, और हम लोग का एक नेशनल वेबिनार भी होगा थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में। मैं डेट्स पहले से ही बोल दूंगी। तो इसमें प्लीज आप लोग मतलब कि सारे लोग ही आइए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मुझसे भी मिस हो सकता है, तो आप लोग भी ऐड ऑन कर दीजिएगा। और हम लोग और मुझे सिर्फ यही बोलना है कि हम लोग को चेंज जो है वो अपने सपने में लाना है, और इतना हिम्मत होना चाहिए कि वो चेंज को हम रियलिटी में भी देखें, वो हिम्मत भी रखें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन यूथ फेडरेशन यही चाहते हैं कि हम लोग यूथ लीडर्स बने, जो लीडर्स एक्चुअली चेंज में बिलीव भी करें और चेंज लाए भी। क्योंकि आज का जो सिचुएशन है, जैसे कि फरीदा ने स्टार्टिंग में कहा कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, जहाँ पे बहुत सारा राय मतलब कि विदाउट पार्लियामेंट कंसेंट, विदाउट जो है कि डिबेट डिस्कशन भी आ रहा है। और पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग जिनको चुनते हैं, हमारा वॉइस वो ही लेके जाते हैं पार्लियामेंट में। तो अगर पार्लियामेंट के बिना कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं, मतलब हमारे वॉइस को कहीं पे इग्नोर किया जा रहा है। और जब भी कोई भी उसको प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो उसको अरेस्ट भी किए जा रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार है कि राइट टू एक्सप्रेशन, जहाँ पे आप बोल सकते हो फ्रीली कुछ भी,
उसको ही फर्स्ट ऑफ ऑल के रोक दिया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चीज हो रहा है, उस चीज के बारे में हमको पहले तो अपना जानकारी क्लियर करना है ताकि हम लोग अपने स्टैंड पॉइंट में एकदम स्ट्रांग रहे, और उसके बाद हम लोग जरूर कोई एक्शंस भी लेना चाहते हैं, जो एक्शंस के थ्रू हम लोग चेंज देखेंगे। तो नेशनल वेबिनार के बाद हम लोग को एक डायरेक्शन मिलेगा कि इंडियन यूथ फेडरेशन को कि हम लोग क्या एक्शंस लेंगे, और उसके बाद हम लोग जरूर एक बार और बैठक करने चाहेंगे जहाँ पे हम लोग अपना एक्शन डिसीजन लेके ही स्टेट वाइज भी करेंगे और नेशनल लेवल पे भी करेंगे। थैंक यू। शुभम जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यूं ही अपना कीमती समय हमें दिया और आगे भी देते रहिएगा। और हम लोग जैसे मैम ने कहा कि आप लोग बताइएगा कि हम लोग आगे और किन किन चीज़ों पर बात कर सकते हैं, तो हम लोग हमेशा करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच। अभी के लिए बस इतना, और थैंक यू। थैंक यू फरीदा, थैंक यू आर्ची। आप सबसे जुड़ के ये समूह और बढ़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी देख पाए कि मध्य प्रदेश में कितने युवा अभी जुड़ पाए हमारे साथ, और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारा ये समूह और बड़ा होगा, और फिर लॉकडाउन खत्म होगा तो हम सब मिलेंगे पर्सनली भी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस बातचीत के बाद मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग कॉल करोगे और मुद्दे जोड़ना चाहते हो और हम लोग एक साथ जुड़ेंगे। और आदिल, खास तौर पे आपके लिए हम लोग संवैधानिक मूल्यों वाली चर्चा अब शुरू कर रहे हैं, तो वापस से ये पूरा युवा समूह जुड़ेगा तो मैं आपको वापस कॉल करने वाली हूँ, ठीक है? ओके, सो थैंक यू ऑल। यस मैम।